हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का रिबॉर्न एज ए ड्रैगन के पहले एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो और हो सके तो उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि क्या हो नए नए वीडियोस का अपलोड आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। तो कहानी के स्टार्टिंग में एक बहुत ही डरावने सा ब्लैक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो तो कुछ दिनों से हावर्ड एम्पायर के ऊपर तबाही मचा के रखा हुआ था और ड्रैगन के खिलाफ खड़ा होकर हावर्ड एम्पायर को बचाने के लिए अब हीरो वाला पार्टी भी आ चुका था, जहाँ पे तो किड हीरो चिल्लाते हुए कह उठता है कि जेनेलो सर आज मैं तुम्हें खत्म करके हावर्ड एम्पायर को बचा लूंगा। जिस पे तो ब्लैक ड्रैगन जेनेलो सर गुस्से के साथ कह उठता है कि तुम्हारी ये किंगडम मेरे सामने कीड़ों के बराबर हो, और रही बात तबाही का तो ये मेरे बेटे के मौत के सामने कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। और ये कहने के बाद ही ब्लैक ड्रैगन जेनेलो सर अभी तो हीरोज पार्टी के ऊपर हमला कर देता है और यही फिर तो हम लोग को पता चलता है कि ये सब कुछ जो घट रहा था ना ये तो एक वेबटून के अंदर घट रहा था और इस वेबटून को और कोई नहीं इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट यानी कि जुन्मो हॉस्पिटल में लेटे लेटे पड़ रहा था, जहाँ पर तो हम लोग को जुन्मो के बारे में बताया था जिसे ना एक बहुत ही खतरनाक सा बीमारी हो चुका था, जिस बीमारी के चलते न्यूरो सिस्टम बंद हो जाने की वजह से वो इंसान पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाता है। और सबसे बड़ा बात तो ये था कि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं था, इसलिए ये वाला बीमारी जिससे भी होता है उसका मरना तो एकदम तय था। और ये फिर तो हम लोग को जुन्मो बताता है कि वो जब 25 साल का था तब उसे पता चला था कि उसे ये जानलेवा बीमारी हो चुका है, जो सुनने के बाद बेचारा जुन्मो तो पूरी तरीके से टूट गया था। और सबसे बड़ा बात तो ये था कि इतने बड़े दुनिया के अंदर बेचारा जुन्मो तो अभी अकेला था और इतने सालों से एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए उसने जो कुछ मेहनत किया था वो तो देखते देखते मिट्टी में मिल जाता है। और अभी 29 साल हो जाने के बाद बेचारे के पास तो जो पैसा था वो भी खत्म होने के कगार में आ चुका था। लेकिन ये सब कुछ हो जाने के बावजूद भी जुन्मो के जिंदगी में एक रोशनी अभी तक जिंदा था और ये और कुछ नहीं यही मानवा था जिसे हम लोग का हीरो इतने मजे के साथ पढ़ रहा था। पर तभी ना अचानक से तो जुन्मो का जो हार्ट मोइटा था वो कुछ हलचल करना स्टार्ट कर देता है। जिसे देखते हो तो अभी जुन्मो इतना समझ चुका था कि उसका तो अभी आखिरी वक्त आ चुका है, जहाँ पे तो अपने आखिरी सांस लेता हुआ जुन्मो सोचता है वो तो अभी मर रहा है, लेकिन उसे तो दुख एक ही बात का है कि उसे पता नहीं चला कि इस वेबडून के आखिर में क्या होने वाला है। और इसी के साथ यहाँ पे तो एक गोल्डन लाइट को दिखाया जाता है, जिसे दिखाने के साथ साथ ही जुन्मो तो दोबारा से जिंदा हो जाता है, जो तो अपने आंखें खोलते ही अपने सामने एक हैंडसम से इंसान को देखते हैं, जो तो झटपट करके अभी जुन्मो को अपने बाहों में उठाते हुए कहता है कि अरे अरे मेरे राज दुलारे आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि जुन्मो बचुआ तो अभी एक ड्रैगन में तब्दील हो चुका है। और ये समझता हुआ तभी जुन्मो भी चिल्लाते हुए क्या उठता है कि अरे ये भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे तो जुन्मो अपने आप को शीशे में देखता हुआ सोच रहा था पहले पहले ना मुझे ये सब कुछ यकीन नहीं हो रहा था, मुझे तो लग रहा था कि ये सब कुछ ना कोई डरावना सपना है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं तो हॉस्पिटल में था और अभी तो देखो मैं एक ड्रैगन बन चुका हूँ। लेकिन मैं कर भी कह सकता हूँ आखिरकार मुझे तो ये मानना ही पड़ा कि मेरा तो यहाँ पे इसी का ही हो चुका है, कोई ऐसा वैसा मामूली मेन कैरेक्टर या फिर विलन नहीं, मैं तो एक ऑलमाइटी ड्रैगन बन चुका हूँ। और ये सोचता हुआ तो अभी जुन्मो बचुआ ना बहुत ही खुश हो रहा था, क्योंकि उसने अपने जिंदगी में जितने सारे नोवेल और मानवा पढ़ा है एक ड्रैगन ना सच में बहुत पावरफुल होता है और उसका लाइफ स्पैन उससे भी ज्यादा अनोखा है, क्योंकि जहाँ पे इंसान और डवार्फ कुछ 100 साल जीते हैं, एल्फ और फेरी कुछ 1-2 हजार साल जी लेते हैं, वहीं पर एक सबसे कमजोर ड्रैगन भी यहाँ पे 10,000 साल तक जीता है। और ये फिर तो हम लोग को बताया जाता है जुन्मो अपने पिछले वाले जिंदगी के अंदर पैसे के लिए छोटे से उम्र से काम करता था, लेकिन आखिरकार इतने मेहनत के बाद भी उसे क्या ही मिला, एक ऐसा भी मिली जिसके साथ लड़ते लड़ते तो उसे आखिरकार मरना पड़ा। इसीलिए तो अभी ना जुन्मो बचुआ तो एक ड्रैगन बनने के बाद बहुत ही खुश हो रहा था, पर तभी तो अपने आप को संभालता हुआ क्या उठता है कि ना जुन्मो बचुआ अभी से इतना खुश मत हो, पर मैं अभी इस खुशी को छुपाऊ तो छुपाऊ कहा, मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि मैं ना अभी सबको ये बताता फिरूं कि देखो तुम लोगों का भाई अभी एक ऑलमाइटी ड्रैगन बन चुका है। पर तभी तो पप्पा जी आके छोटू जुन्मो को अपने बाहों में उठाते हुए कहता है कि मेरे प्यारे बेटे लोएस सुबह सुबह क्या हो गया कि तुम इतने खुश हो। और हाँ अभी से ना हम लोग तो जुन्मो को लोएस ही कहेंगे, जहाँ पे तो पप्पा जी लोएस से कहता है कि चलो बेटे खाने का वक्त हो चुका है तो झटपट करके जाके खा लेते हैं। और इसी के साथ डाइनिंग हॉल का सीन दिखाया था जहाँ पे तो लोएस बचुआ बैठे बैठे सोच रहा था क्या सच्ची में इस खाने को मुझे खाना पड़ेगा, जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि ये जो खाना था ना ये कुछ कुछ स्लाइम जैसा दिख रहा था। तब भी तो यहाँ पे लोएस को देखता हुआ पप्पा जी कह उठते हैं कि क्या हुआ बेटे खाना क्यों नहीं खा रहे हो, चलो झटपट करके खा लो, अगर तुम खाना ना खाओगे तो झटपट बड़े कैसे हो गए। जो सुनता हुआ तो वे बेचारा लोएस अपने मन में ही सोचता है कि अबे मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं जो एक ड्रैगन बन चुका हूँ, इसीलिए तो मुझे भी अभी से ड्रैगनों का जो तौर तरीका है उसी को मानना पड़ेगा। और ये सोचता हुआ जुन्मो तो अभी जो स्लाइम था उसे घपाक करके अपने मुंह में घुसा लेता है। लेकिन नेक्स्ट ही मोमेंट होता है जहाँ पे तो हम लोग के लोएस को पता चलता है कि ये खाना देखने में जैसा भी हो ये खाने में ना बहुत टेस्टी है, उसे तो ऐसा लग रहा है कि वो ना स्ट्रॉबेरी पाई खा रहा है। अभी तो अपने बेटे को इतने मजे के साथ खाना खाते हुए देखने के बाद पप्पा जी कह उठते हैं कि बेटे तुम्हें ये पसंद है, अगर पसंद आया तो मुझे बताओ ना, मेरे पास
बहुत सारा है, मैं झटपट करके तुम्हारे लिए और 2-3 मंगा देता हूँ। जहाँ पे तो अपने ड्रैगन पप्पा को देखने के बाद लुइस कह उठते हैं कि पप्पा जी आपका आँख कितना चमक क्यों रहा है। और अपने बेटे लुइस के मुंह से पप्पा जी सुनते ही ना बेचारे को तो जोर का झटका लग रहा है, जो तो कह उठता है कि अरे बेटे तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो, पप्पा जी टप्पा जी को छोड़ो, तुम ना मुझे डैडी बोल के पुकारो। जिस पे तो अभी हम लोग का लुइस बच्चों अभी पप्पा जी को डैड कह के पुकारते हैं, जो सुनते ना पप्पा जी तो सच्ची में बहुत खुश हो जाते हैं, जो खुशी का हमारा कह उठते हैं कि अरे देखो तो मेरा बेटा कितना क्यूट है। लेकिन तब भी ना यहाँ पे तो लुइस को अचानक से याद आ जाता है कि वो तो अभी एक ड्रैगन बन चुका है। उसके सामने वाला ये जो बंदा बैठा है वो तो अभी उसका डैडी है, लेकिन अभी तक ना बच्चों को तो उसका डैडी का नाम पता नहीं है। और इसी के साथ वो तो अपने खुशी से रोते हुए डैडी से पूछता है कि डैडी आपका नाम क्या है। जिस पे तो डैडी जी कह उठते हैं कि अरे कितने देर बाद पूछ रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम कभी पूछोगे ही नहीं। और इसी के साथ वो तो कहता है कि तुम्हारे पापा का नाम है ब्लैक ड्रैगन जेनेलोसार। जो सुनने के बाद लुइस तो कहता है कि हाँ पापा का नाम तो अच्छा है, लेकिन ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। बिना लुइस को तो यहाँ पे कुछ याद आ जाता है, जो याद आने के बाद वो तो डरता हुआ सोचता है कि वो कुछ दिनों पहले जिस मानवा को पढ़ रहा था उस मानवा के अंदर जो ब्लैक ड्रैगन था जेनेलोसर था, और जो ना डिस्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता था। जो याद आने के बाद बच्चों इतना जोर से डरता है ना, वो तो अभी झटपट करके टेबल से नीचे उतरता हुआ गेट के सामने जाकर कहता है कि अरे ये नहीं हो सकता है, मैं उस मानवा के अंदर नहीं आ सकता हूँ। और अभी तो ये सब कुछ बरबराता हुआ बेचारा लुइस रोता हुआ अभी सीधा डाइनिंग हॉल से बाहर भाग जाता है। जो तो डाइनिंग हॉल से आने के बाद सीधा लाइब्रेरी में आके ही ना झटपट करके तो एक किताब को बाहर निकल कर पढ़ना स्टार्ट कर देता है। और जिस किताब को पढ़ता हुआ तो जुन्मो बचवाना और एक बार चौंक उठता है, क्योंकि इस किताब के अंदर भी उसी वेबडून के जैसा ही हार्वर्ड किंगडम के बारे में बताया गया है। और अभी तो ये सब कुछ देखने के बाद जुन्मो बचवा तो इतना समझ ही गया था कि वो जिस मानवा को इतना पसंद करता था अभी उसी मानवा के अंदर वो एक छोटू सा कैरेक्टर बन चुका है, और जिसके बारे में तो उसने कभी पढ़ा भी नहीं है। तब भी यहाँ पे पप्पा जी आता हुआ कह उठता है कि लुइस मेरे बेटे तुम ठीक हो ना, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, क्या तुम्हें कहीं पे चोट लगा है। जो देखता हुआ तभी लुइस बच्चों कॉन्फ्यूज हो रहा था, क्योंकि मानवा के अंदर जेनेलोसर को एक डीमन लॉर्ड जैसा दिखाया गया था, जिसे तो तफाई का देवता के नाम से जाना जाता था, और जो ना तफाई मचाने के अलावा तो और कुछ नहीं जानता था। लेकिन अभी उसके सामने जो जेनेलोसर खड़ा है वो तो कितना प्यारा है। तब भी तो यहाँ पे लुइस को याद आ जाता है कि मानवा के अंदर भी जेनेलोसर हमेशा ऐसा बुरा नहीं था। वो बुरा तो तब बना जब इंसानों ने जेनेलोसर के हैचलिंग को मार दिया, लेकिन तब भी तो उसे ये भी याद आ जाता है कि हैचलिंग का मतलब तो बेटा है। और इसी के साथ वो तो अपने पप्पा जी से पूछते हैं कि पप्पा जी मेरा क्या कोई बड़ा भैया है, जिस पे तो उसके पप्पा जी कहते हैं कि नाना बच्चे तुम ही सबसे बड़े हो। तो लुइस तो कहता है कि इसका मतलब मेरा और भाई बहन होने वाला है, जिस पे तो पप्पा जी कहते हैं कि नाना बेटे ऐसा कोई बात नहीं है, वैसे भी मैंने तुम्हारे मॉम से ये वादा किया है कि हम दोनों का सिर्फ एक ही बच्चा होगा और जिसे ना मैं बहुत अच्छे से पालूंगा। जो सुनने के बाद बच्चुआ जुन्मो तो इतना समझ चुका था कि वो ना अभी इस कहानी के अंदर एक ऐसा ड्रैगन बन चुका है जिसके मौत के साथ ही ये कहानी स्टार्ट होता है। और अभी तो इतना सब कुछ समझने के बाद ना बेचारे का तो हालत इतना खराब हो जाता है, वो तो यहाँ पे झटके का मारा हो या फिर डर का मारा हो बेहोश हो जाता है। और अभी बेचारा लुइस बेहोश हो भी क्यों ना, जब वो जुन्मो था तब उसे एक ऐसा बीमारी हुआ था जिससे बचना तो एकदम नामुमकिन था। और अभी इस मानवा के अंदर एक ऑलमाइटी पावरफुल ड्रैगन बनने के बाद भी तो उसका मरना तय है। और इसी के साथ कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे तो खजाने के ढेर पे लेटा लेटा लुइस बचवा सोचता है कि पिछले वाले जिंदगी के अंदर मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन हाँ एक ऐसा बीमारी था जिसके वजह से मुझे मरना पड़ा था। लेकिन अभी जब मेरे पास इतना सारा पैसा है तब भी मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस कहानी का अगर माना जाए तो बेबी लुइस तो एडल्ट बनने से पहले ही मरेगा और उसके बाद ही तो ये कहानी स्टार्ट होगा। लेकिन तब भी तो जोश से भरा हुआ जुन्मो चिल्लाते हुए क्या उठते हैं कि मैं इतनी आसानी के साथ ऐसे ही तो मर नहीं सकता, मुझे बचने के लिए ना कुछ तो झटपट करके करना पड़ेगा। और इसी के साथ लुइस बच्चों तो सीधा पहुंच जाता है लाइब्रेरी में, जहाँ पे जाते ही वो एक एंशिएंट हिस्ट्री का किताब बाहर निकलते हुए सोचता है कि अगर उसे ये पता चल गया कि उसका पप्पा जी यानी कि जेनेलोसर कब पगला गया था, तब उसे ये भी पता चल जाएगा कि उसका मरने का वक्त कब है। लेकिन अभी तो उसे यह याद नहीं आ रहा है, जहाँ पे तो अपने दिमाग में जोर देता हुआ सोचता है कि कहानी के अंदर कहीं पर भी लुइस के मौत के बारे में बताया नहीं गया था। लेकिन हाँ उसे एक चीज पता है कि उसका पप्पा जी यानी कि जेनेलोसर कब पगला गया था, जो साल था 3589 AC। और अगर इसका माना जाए तो अभी कुछ थोड़ा सा कैलकुलेट करने के बाद छोटू लुइस तो इतना समझ गया था कि वो यानी कि लुइस अपने एडल्ट बनने से पहले 498 या फिर 499 की उम्र में मरने वाला है। लेकिन तभी तो लुइस जो परिचित था उसे फाड़ता हुआ कहता है कि अरे कौन मरने वाला है, मैं तो नहीं मरने वाला, मेरे सामने ये जो 500 साल आ रहा है ना, ये तो मैं मजे के साथ जीऊंगा और कैसा भी हो मैं इस मौत के गेम को जीत के ही दिखाऊंगा। और इसी के साथ नेक्स्ट दिन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे तो लुइस बच्चों मजे के साथ डाइनिंग हॉल में खपा गप करके खाया जा रहा था। और जो देखता हुआ ना अभी तो पप्पा जी सोचते हैं अरे बच्चे को क्या हुआ। तभी तो लुइस कह उठते हैं कि अरे डैडू जी मुझे और एक बोल दीजिए, जिसे चौंकता हुआ पप्पा जी तो अभी छोटू को खाना देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और यही पर आप लोगों को मैं बता दूं कि छोटू यहाँ पे
ज्यादा खा रहे हैं ताकि वो तेज बढ़ सके और पावरफुल भी बन सके। पर तब भी तो यहाँ पे एक छोटू से बीटल को दिखाया था जो तो उड़ता हुआ सीधा हमें जाके छोटू के खाने वाले चम्मच पे गिर जाता है, जिसे अनदेखा करते हुए तो छोटू खाने वाला ही था। पर तब बिना इसे देखता हुआ तो अभी पप्पा जी चिल्लाते हुए कहता है कि अरे छोटू रुक जाओ, इसे मत खाओ। और इसी के साथ तो पप्पा जी उसे झटपट करके फेंक देते हैं। जो देखता हुआ तो अभी छोटू क्या उठता है कि अरे पप्पा जी ये आपने क्या कर दिया, ये तो मेरा खाना था, आप इसे ऐसे फेंक क्यों रहे हो। दूसरी ओर तो पप्पा जी उसी बीटल को लेते हुए कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करता ना तो तुम बड़े मुसीबत के अंदर फंस जाते। और उसी बीटल को दिखाता हुआ क्या उठता है कि ये ना बहुत जहरीला है, जो मेरे पापा का बनाया हुआ एक आर्टिफिशियल क्रिएचर है। ये हम जैसे ड्रैगन के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन तुम एक छोटे बच्चे हो, अगर ये तुम्हारे अंदर घुस जाता ना तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कुछ ना हो जाता। जो सुनने के बाद बेचारा छोटू डर के मारे दोबारा बेहोश हो जाता है। जो देखता हुआ तो पापा जी क्या उठते हैं कि अरे छोटू डर क्यों रहे हो, वैसे भी देखो ना ये मेरे हाथ में है, तुमने इसे अभी तक खाया नहीं। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे तो छोटू लुइस पढ़ता पढ़ता कहीं पे टहल रहा था, जिसके आसपास बहुत सारे टिन के डिब्बे यानी कि नाइट खड़े हुए थे। पर तब भी ना यहाँ पे तो अचानक से एक टिन का डिब्बा यानी कि नाइट तो जग जाता है, जिसका आग अभी चमक रहा था। जो तो झटपट करके अभी छोटू को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। और अभी तो अपने तरफ ये खतरा बढ़ता हुआ देखने के बाद छोटू सा लुइस तो डर का मारा जोर से चिल्ला उठता है। पर तब भी तो यहाँ पे हीरो वाला एंट्री होता है पप्पा जेनुसर का, जो आते ही झटपट करके उस नाइट का जो हमला था उसे रुका लेता है। और यहीं पर तो हम लोग को पता चलता है कि पप्पा जी कितने पावरफुल हैं, जिसके गुस्से से देखने से जो टिन का डिब्बा यानी कि नाइट था वो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी के साथ पप्पा जी तो झटपट करके अभी लुइस से कहता है कि बेटे तुम ठीक हो ना, वैसे भी ये जो गार्ड है ये तो मैंने तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए रखा था, लेकिन अभी मुझे इसे दोबारा चेक करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है गड़बड़ है। दूसरी ओर तो छोटू लुइस अपने मन में ये सोच कर डर रहा था कि देखो ना बच्चे तो एक दिन में दो बार मरने से बच चुका है। लेकिन कुछ दिन जाने के बाद लुइस को पता चला कि वो तो एक दिन के लिए था, अभी तो आगे का वाकई दिन ठीक ही कट रहा है। जो तो ऐसे एक दिन अपने पापा के साथ घूमने के लिए बाहर निकला था, तब भी तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा पर्वत दिखते ही वो अपने पापा से पूछता है कि डैडी जी इस पर्वत का नाम क्या है, जिसपे उसका पापा जी कहता है कि ये लेफ्ट फैंग है। और अर्थ के दूसरे ओर इस जैसे और एक पर्वत है जिसका नाम राइट फैंग है। देखते हो तभी लुइस बच्चों खुशी का मारा सोच उठते हैं कि मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये ना माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा है। लेकिन जो भी हो किताब के अंदर जो पिक्चर था असलियत में देखने में ना ये तो और भी ज्यादा अच्छा है। पर तब भी तो लुइस को यहाँ पे एक छोटू सा तितली दिख जाता है, पर वो कर भी क्या सकता था, वो तो अभी छोटा है ना, इसीलिए उस तितली के पीछे पीछे तो वो भागना स्टार्ट कर देता है। जो तो ऐसे ही उस तितली के पीछे भाग रहा था, पर तभी ना अचानक से तो आसमान के ऊपर काले बादल मंडराना स्टार्ट हो जाता है। और देखते ही देखते धड़ाम करके छोटू के ऊपर देख बिजली आके गिरता है, जिसके बाद ना छोटू तभी सोच रहा था कि अरे ये मेरे साथ क्या ही हो रहा है। दूसरी ओर तो ये देखता हुआ पप्पा जी भी अभी झटपट करके छोटू के पास आना स्टार्ट कर देते हैं, पर पप्पा जी के आते आते तो और एक बिजली आके छोटू के ऊपर सीधा गिर जाता है। जो देखता हो तो अभी छोटू सोचता है क्या सच्ची में ये राइटर भी चाहता है कि मैं मर जाऊं। और देख के तो ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे तो और एक बिजली नीचे की तरफ आ रहा था, जो तो सच्ची में इस बार भी आगे सीधा छोटू के ऊपर ही गिर जाता है। जिसके बाद और क्या हर बार जैसा ही छोटू तो दोबारा बेहोश हो जाता है, और उसका पप्पा जी तो उसे लेके जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। पता नहीं छोटू के साथ भविष्य में क्या कुछ ना होने वाला है। जो तो अपने रूम में होश में आने के बाद यही सोच रहा था कि एक बार होता तो ठीक था, 2 बार भी मान लिया जाता, लेकिन एक के बाद एक 3 बार, वो भी कितने कम वक्त के अंदर। सच्ची में ये कहानी यानी कि स्क्रिप्ट भी चाहता है कि मैं झटपट करके मर जाऊं। जो सोचते हो तभी छोटू बच्चा रो रहा था, तब भी तो उसे याद आ जाता है कि अरे देखो तो उसके मरने में तो अभी 400 से 500 साल बाकी है, और उसके ऊपर तो मैं इंसानों के हाथों पे मरने वाला हूँ, जिसके बाद तो मेरा पापा पगलाने वाला है। मतलब तो एक ही है कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, इसीलिए ये जो स्क्रिप्ट राइटर है ये झटपट करके मुझे मरवाना चाहता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतने जल्दी नहीं मर सकता। लेकिन अभी तो मैं लुइस बन चुका हूँ, और अगर लुइस के साथ भी मानवा के अंदर ऐसा ही होता रहता था तो लुइस 500 साल तक जिया कैसे। अगर वो 500 साल तक जी सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं तो इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट हूँ, मैं तो उससे भी ज्यादा जीऊंगा। पर उसके लिए तो सबसे पहले मुझे ये जो मौत का निशानी है इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। और ये सोचते हो तो अभी छोटू लुइस झटपट करके अपने पप्पा जी के पास आ जाता है, जिसे देखते हो तो अभी पप्पा जी खुश हो जाते हैं। तब भी तो यहाँ पे हम लोग छोटू क्या उठता है कि डैडी क्या आपके पास कोई आर्टिफैक्ट नहीं है जो मुझे इस मुसीबत से बचा सके। पप्पा जी तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास आर्टिफैक्ट नहीं है, हम लोग के पास तो आर्टिफैक्ट का भंडार है, लेकिन उसके इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें मैजिक का जरूरत पड़ेगा, और उसके लिए तो तुम अभी बहुत छोटे हो। और हर एक आर्टिफैक्ट के पास अपना अपना अलग सा एट्रीब्यूट होता है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए तो बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। तो इसीलिए अभी तो तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें ये इस्तेमाल करना है तो झटपट करके बड़े हो जाओ। छोटू सा लुइस कहाँ मानने वाला था, वो तो क्यूट सा फेस बनाते हुए कहता है कि उससे ये सब कुछ पता नहीं, वो बस ये सब कुछ अभी झटपट करके सीखना चाहता है। जो देखता हो तो पप्पा जी क्या उठता है कि लुइस ये सब कुछ बच्चों का खेल नहीं है, और तुम तो देखो कितने छोटे से हो, जादू वादू सीखने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो, थोड़ा सा बड़े हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा। पर लुइस तो एक ही जिद में आ रहा हुआ था, जो तो और भी क्यूट सा
फेस बनाते हुए कहता है कि पप्पा जी क्या मैं छोटा हूँ इसीलिए मैं सीख नहीं सकता। और अभी तो छोटू के क्यूटनेस के ओवरडोज के बाद से पप्पा जी को आखिरकार मानना ही पड़ता है। जो तो कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जो सुनता हुआ तो जनाब अभी बहुत खुश हो जाता है। जो तो अभी खुशी का हमारा कह उठता है कि ऐसा ही बात है तो चलिए ना पप्पा जी झटपट करके ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। पर तभी तो जनरल सर कह उठते हैं कि हाँ मैं तो तुम्हें मैजिक सिखाने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए ना हम दोनों को कहीं पे जाना पड़ेगा। जहाँ पे तो छोटू के पूछने पे पप्पा जी आसमान का और इशारा करते हुए कह रहे हैं अगर तुम सच्ची में ड्रैगन मैजिक सीखना चाहते हो तो सबसे पहले तो तुम्हें उसके लिए ड्रैगन एल्डर्स का ब्लेसिंग लेना पड़ेगा। जो सुनने के बाद बेचारा छोटू तो अपने मन में ही सोच रहा था कि ये ड्रैगन एल्डर आसमान के ऊपर ब्लेसिंग ये आखिरकार क्या है। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखा रहा था जहाँ पे तो छोटू बच्चों मैजिक सीखने के लिए तबला अपने पप्पा के पास आता हुआ कहता है कि डैडू जी आपने तो कहा था कि ड्रैगन एल्डर्स आसमान के ऊपर रहते हैं तो हम लोग वहाँ तक कैसे जाएंगे। जिस पे तो अभी जनरल सर अपना ऑरा को रिलीज करते हुए कह उठता है कि वहाँ तक जाने के लिए तो हम लोग को उड़ के जाना पड़ेगा। पप्पा जनरल सर का ऑरा इतना ही पावरफुल था जिससे बचने के लिए तो अभी छोटू अपने हाथ को ही आगे कर लेता है। और देखते ही देखते जनरल सर का ऑरा तो आहिस्ता आहिस्ता करके एक बड़ा सा गोला में तब्दील हो जाता है। जो देखता हो तो अभी छोटू ड्रैगन कह उठते हैं कि अरे इसके बारे में तो मुझे पता है, ये तो एक ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन है। और यहीं पर तो जनरल सर को दिखाया था जो तो सच्ची मुझसे अब एक बड़ा सा ड्रैगन में तब्दील हो चुका था। और ये देखता हो तभी छोटू खुशी का मारा कह उठते हैं कि अरे देखो तो मेरे सामने तो एक सच्ची का ड्रैगन खड़ा हुआ है। बच्चे को देख तो अभी ऐसा ही लग रहा था कि वो तो अभी ये भूल चुका है कि वो भी ना अभी तो एक ड्रैगन बन चुका है। तब भी पप्पा जनरल सर छोटू से कहता है कि चलो बच्चे झटपट करके मेरे हाथ के ऊपर चढ़ जाओ। जो सुनते हो तभी छोटू बच्चे भी अच्छे बच्चे की तरह हाथ के ऊपर आके चढ़ जाता है। और छोटू के चढ़ते ही तो पप्पा जनरल सर कह उठते हैं कि बच्चे किसका पकड़ना है, हम लोग अभी ऊपर उड़ने वाले। और ये कहते ही तो पप्पा जी अभी झटपट करके स्पीड के साथ ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देता है। और यहीं पर तो छोटू को दिखाते हैं जो तो अभी डरता हुआ पप्पा जी से कह उठता है कि पप्पा जी अभी हम लोग और कितनी ऊंचाई पे जाने वाले हैं। जिस पे तो पप्पा जी हंसता हुआ कहता है कि अभी तो बस शुरुआत है, वैसे भी हम लोग तो मंजिल से भी बहुत दूर है। और ये कहने के बाद पप्पा जी तो छोटू को लेके और भी ऊपर उड़ जाता है। जहाँ पे तो थोड़ी दूर जाने के बाद पप्पा जी छोटू से कहता है लो सामने तो देखो हम लोग तो इसके करीब आ चुके हैं। जहाँ पे सामने देखते ही छोटू को तो पता चलता है कि इसके सामने तो एक बड़ा सा आइलैंड तैर रहा है। जिसे देख के छोटू तो चौंकता हुआ कहता है कि अरे पप्पा जी ये क्या है। जिस पे तो पप्पा जी कहता है कि बच्चे चौंक गए ना, वैसे भी ये तो चौंकने का ही चीज है। जहाँ पे तो जनरल सर कहता है कि ये ड्रैगनों का पवित्र भूमि सिल्वर फ्लावर कैसल है। और इसी के साथ लुइस और जनरल सर को सिल्वर फ्लावर कैसल के मेन हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े ड्रैगन बैठे हुए थे। और इन्हीं ड्रैगन के बीच में जो ड्रैगन था ना वो तो कुछ ज्यादा ही बड़ा था जिसका नाम सैंड्रा बताया जाता है जो तो 13 एल्डर ड्रैगन का लीडर था। जिसे देखता हुआ जनरल सर कहता है कि मैं पामस का बेटा जनरल सर आपको ग्रेड करता हूँ। और ये सब कुछ देखता हुआ एक एल्डर बार्टूस कहता है कि अरे देखो तो बच्चा कितना अच्छा है, बाप से तो एकदम उल्टा ही है। सुनते ही तो उसका पास वाला जो एल्डर ड्रैगन था वो तो गुस्सा हो जाता है। तभी तो उसी पास वाले एल्डर ड्रैगन को जनरल सर कहता है कि पप्पा जी बहुत दिन बाद मुलाकात हुआ, आप अच्छे हो ना। जिस पे तो पामस कहता है कि हाँ हाँ मुझे अच्छे से याद है बेटे, तुम लास्ट टाइम तो अपने पत्नी वैलेंटाइन को मेरे साथ मुलाकात करवाने के लिए ले आए थे। उससे छोड़ो अब ये बताओ मैं दादाजी बन गया और इतने दिनों के बाद अपने पोते के साथ मुलाकात कर रहा हूँ, वो भी कैसे, सब एल्डर के सामने। जिस पे तो जनरल सर कहता है कि लुइस तो 1 महीने पहले पैदा हुआ है और आप ये कहना चाहता हूँ कि मैं उस छोटे से बच्चे को यहाँ पे जोर जबरदस्ती ले। और ये सुनने के बाद बेचारा पामस कर भी क्या सकता था, वो बेचारा तो अभी चुपचाप हो जाता है। पर तब भी तो वो देखते हैं कि देखो तो कोई तो उसके तरफ टुकुर टुकुर तारे जा रहा था जो तो और कोई नहीं हम लोग के प्यारा सा लुइस था जो ना अभी तो अपने बड़े से प्यारे से दादाजी को टुकुर टुकुर देख रहा था। और इसी के साथ लुइस एक क्यूट सा फेस बनाते हुए कहता है कि दादाजी। और लुइस इतना ही क्यूट था जिसका क्यूटनेस ना अभी तो सीधा जाके पामस के दिल में लगता है जो तो अभी सबसे चिल्लाते हुए कहता है क्या रे तुम लोग देख रहे हो ना, ये मेरा पोता है, मेरा पोता देखो तो कितना ही क्यूट है। तभी तो यहाँ पे सैंड्रा जनरल सर से कहता है कि बच्चे तुम यहाँ पे किस काम से आए हो। जिस पे जनरल सर तो कहता है तू अपने बेटे यानी कि लुइस का एट्रीब्यूट चेक करने के लिए आया है। जो सुनता तो पामस हंसता हुआ कहता है कि अरे देख रहे हो ना, पोता हो तो ऐसा, मेरा पोता तो एकदम मेरे ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पे तो ये सब कुछ चल ही रहा था तब भी तो जनरल सर लुइस से कहता है कि वो जो जगह देख रहे हो ना वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ, डरने का कोई वजह नहीं है, वहाँ पे खड़ा होने पे ही ना तुम्हें ब्लेसिंग मिल जाएगा। जो सुनने के बाद लुइस भी अच्छे बच्चे की तरह वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है। जो देखते ही सैंड्रा बाकी सारे एल्डर से कहते हैं कि चलो अपना अपना रिचुअल करना स्टार्ट कर दो। जो सुनते ही बाकी सारे ड्रैगन अपना अपना एट्रीब्यूट को बाहर निकल के बैठ जाता है। और अभी तो देखने का बात ये था कि छोटू से लुइस को यहाँ पे कौन कौन से एट्रीब्यूट का ब्लेसिंग मिलता है में लुइस को दिखाया जाता है जो तो एट्रीब्यूट ब्लेसिंग लेने के लिए रिचुअल वाले ऑल्टर के ऊपर जाके खड़ा हो गया था। तभी तो यहाँ पे ड्रैगन एल्डर सैंड्रा कह उठता है कि चलो भाइयों हम लोग अपना रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे तो हर एक ड्रैगन अपना अपना जो स्पेशल एट्रीब्यूट था उसे निकाल के बैठ जाता है। जो देखता हुआ तभी खुशी का हमारा लुइस कह उठता है कि अरे देखो तो ये कितना ही खूबसूरत है। जहाँ पे तो एल्डर लीडर सैंड्रा कह उठता है चलो बच्चे लुइस अपना आंख बंद करके प्रेयर करना स्टार्ट कर दो ताकि तुम्हें यहाँ पे
एट्रीब्यूट का ब्लेसिंग मिल सके। जो सुनते तो लुइस आंख बंद करके प्रे करते हुए कहता है कि चलो झटपट करके मेरा प्यारा सा एट्रीब्यूट मेरे पास आ जाओ। दूसरी ओर तो बाकी सारे एट्रीब्यूट को दिखाया जाता है जो शब्दों किसी अलग टाइम स्पेस के अंदर तैर रहे थे। बिना अचानक से तो छोटू लुइस को यहाँ पे चमकते हुए दिखाया जाता है और छोटू के चमकने के साथ साथ एल्डर लीडर सैंड्रा के हाथ में जो टाइम का एट्रीब्यूट था वो भी यहाँ पे हलचल करना स्टार्ट कर देता है। जो देखता हुआ तभी पप्पा जनरल से चौंकता हुआ कहता है कि अरे ये तो टाइम का एब्स्ट्रैक्ट एट्रीब्यूट है। जो तो अंदर ही अंदर ये सोच रहा था कि किसी भी नेचुरल एट्रीब्यूट से ना एक एब्स्ट्रैक्ट एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, यानी कि उसका बच्चा यहाँ पे तो एक जीनियस है। पर तब भी तो सबको चौंकाते हुए पैमस के हाथ में जो एट्रीब्यूट था वो भी यहाँ पे अचानक से हलचल करना स्टार्ट कर देता है। जिसे देखते हुआ तभी पैमस जोर जोर से हंसता हुआ कहता है कि अरे ये हुआ ना कुछ बात, तुम लोग देख रहे हो ना मेरा पोता कितना बड़ा जीनियस है। उससे यहाँ पे एक नहीं दो एट्रीब्यूट का ब्लेसिंग मिल रहा है, लेकिन दो बार से सबको चौंकाते हुए और एक एल्डर ड्रैगन के हाथ में जो एट्रीब्यूट था उससे भी हलचल करते हुए दिखाया जाता है। और इस बात तो ये देखने के बाद खुद एल्डर लीडर भी चौंकता हुआ कहता है कि अरे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नहीं दो नहीं एक साथ तीन एट्रीब्यूट, और उसके ऊपर तो ये स्पेस का एट्रीब्यूट है। और यहीं पर हम लोग को बताया जाता है कि अधिकतर हर एक ड्रैगन के पास ही एक ही एट्रीब्यूट होता है, लेकिन यहीं पर तो दो ऐसे भी ड्रैगन के बारे में बताया जाता है जिन लोगों के पास एक से भी ज्यादा एट्रीब्यूट का पावर था। जिनमें से तो पहले आता है सबसे पहला ड्रैगन किंग काइडोस और दूसरे में आता है सबसे डरावना ड्रैगन रोडबेरी, जिसे तो अपने ही बनाए हुए इविल ने निगल लिया था। और अभी तो उन दोनों को छोड़ के लुइस वो तीसरा ड्रैगन बन चुका है जिसके पास एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का पावर है। लेकिन तब भी तो दोबारा से सबको चौंकाते हुए मेटल एल्डर ड्रैगन के हाथ में जो एट्रीब्यूट था वो भी यहाँ पे हलचल करना स्टार्ट कर देता है। और देखते ही देखते बाकी तीन एट्रीब्यूट के जैसा ही वो भी तो छोटू के पास जाकर तैरना स्टार्ट कर देता है। और इसके वजह से छोटू के आसपास से इतना ही तेज रोशनी निकल रहा था कि पप्पा जनरल सर के भी तो अपना आंख ढकना पड़ जाता है। दूसरी ओर तो छोटू को दिखाया जाता है जो तो अपने नए चार एट्रीब्यूट को पाने के बाद बहुत ही खुश हो गया था। बिना छोटू लुइस को तो अचानक से कुछ महसूस है, जहाँ पे ऊपर देखने के बाद तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे जितने सारे एल्डर ड्रैगन थे सब तो उसके तरफ टुकुर टुकुर तारे जा रहे थे। जो देखता हो तभी छोटू बच्चा डरते हुए यही सोच रहा था क्या उसने यहाँ पे कुछ गलती कर दिया है। और इसी के साथ तो छोटू बाकी सबसे पूछ लेता है कि अरे आप लोग मुझे ऐसे घूरे क्यों जा रहे हो। दूसरी ओर तो पप्पा जनरल सर को दिखाया था जिसका तो यहाँ पे छोटू का ये जो टैलेंट है ना ये देखने के बाद मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो छोटू अभी घर में आने के बाद ये सोच रहा था उससे ना यहाँ पे तो एक दो नहीं एक साथ चार एट्रीब्यूट का पावर मिला है। ऐसा एक असाधारण सा टैलेंट देने के बाद ना सिर्फ एल्डर लीडर बाकी सब एल्डर का भी तो मुंह यहाँ पे बंद हो चुका था। लेकिन अभी तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे पास अभी ये जो पावर है इसके मदद से क्या मैं यहाँ पे अपना जो आने वाला फ्यूचर है उसे चेंज कर सकता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा फ्यूचर ऑलरेडी चेंज हो चुका है और इसके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं है। लेकिन ये पावर ये टैलेंट लेके मैं क्या ही करूंगा, क्योंकि इस कहानी का जो ऑथर है ये तो मुझे बड़े होने से पहले ही मानना चाहता है। ये सब कुछ सोचता सोचता बेचारा छोटू का दिमाग का दही होना स्टार्ट हो जाता है। पर तब भी ना अचानक से तो उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया आता है जहाँ पे तो वो सोचता है कि उसके पास ज्यादा वक्त तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके पास ये चार जो एट्रीब्यूट है अगर वो इन्हें किसी तरीके से भी मास्टर कर ले तो इन्हें वो हथियार बना के अपने आने वाले फ्यूचर में निपट सकता है। क्योंकि इस कहानी के अंदर तो लुइस मरने वाला था, पर देखने के बाद तो ये था कि ये हम लोग का लुइस नहीं ये तो हम लोग का जुन्मो था जिसके पास अपने पहले वाले जिंदगी का नॉलेज है। और इसी के साथ साथ वो ना इस कहानी के बारे में तो अच्छे से जानता है। और यहीं पर हम लोग को बताया जाता है कि एक मेज अपने मैजिकल स्किल का इस्तेमाल करते हुए किसी भी नेचुरल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी ओर एक मार्शल आर्टिस्ट अपने एट्रीब्यूट के साथ साथ अपने बॉडी को भी कंट्रोल करते हुए अपने बॉडी की मदद से फाइट करता है। नहीं तो स्किल की किताब को देखता हुआ छोटू तो अभी ये सोच रहा था कि पहले वो किसे मास्टर करे, तभी तो वो छलांग लगाते हुए क्या उठता है कि चलो ना एक साथ मैं दोनों को ही मास्टर कर लेता हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे पास एक ड्रैगन का बॉडी है जिसके लिए तो ये सब कुछ करना एकदम आसान है। और ये सोचते ही तो वो दोनों के दोनों किताब को खोल के बैठ जाता है। लेकिन तभी तो छोटू को कोई पीछे से पुकारता है, जहाँ पे पीछे देखने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो उसका पप्पा खाना लेके आ चुका था। और इतना टेस्टी खाना देखने के बाद लुइस के मुंह से पानी टपकना स्टार्ट हो जाता है। फिर तो हम लोग को छोटू के खाने के बारे में बताया जाता है जिसके अंदर विंड, वाटर, वुड और थंडर एसेंस का पावर भरा हुआ था। वजह से ये खाना इतना ही एनर्जी से भरा हुआ था, अगर कोई इंसान इसे इतू सा भी खा लेता है ना तो इंसान तो वहीं पर ही फट जाएगा। और अभी तो हम लोग का प्रोटैगनिस्ट जुन्मो एक ड्रैगन यानी कि लुइस बन चुका है और हर एक ड्रैगन के पास अपना ड्रैगन हार्ट नाम का एक ऑर्गन रहता है जो कोई सब एनर्जी को अपने ओनर के एट्रीब्यूट में तब्दील कर देता है। इसीलिए तो छोटू अभी ये सब कुछ झटपट करके खाना स्टार्ट कर देता है ताकि ये खाने के बाद ना छोटू झटपट करके बड़ा हो जाए। और जिससे तो ऐसे खाना खाते हुए देने के बाद पप्पा जी तो हंसता हुआ कहता है कि अरे छोटू आहिस्ता आहिस्ता से खाओ, वैसे भी ये खाना कहीं भागने नहीं वाला है। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो लुइस जना मजे के साथ खर्राटे लेता हुआ सो रहा था। तभी तो अचानक से छोटू के सिर के ऊपर एक छोटा सा काला गोला को दिखाया जाता है जो तो आहिस्ता आहिस्ता करके एक छोटा सा चम्मच में तब्दील हो जाता है। दूसरी ओर तो ये सब कुछ से अनजान छोटू लुइस तो यहाँ पे मजे के साथ खर्राटे लेते हुए सो रहा था। जहाँ पे तो सुबह उठते ही अभी हम लोग का लुइस बच्चों तो ये सोच रहा था कि अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है,
क्या सच्ची में मैं खाना खाते खाते सो गया था? तभी तो बाहर से पप्पा जनरल सर का आवाज सुनाई देता है, जो तो अभी छोटू को बाहर से खाना खाने के लिए पुकार रहा था। जो सुनते थे छोटू भी अभी बाहर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी ना जाते जाते तो अचानक से तो पैर स्लिप हो गए। बेचारा लुइस तो नीचे गिर जाता है और ये मेरी छोटू मियाँ जहाँ पे गिरा था ना, उसी से थोड़ी दूर बाद तो कल रात वाले चम्मच को दिखाया जाता है, जिसे देखता हुआ तो अभी छोटू क्या उठते हैं कि अरे ये अभी कहाँ से आ गया। जिसे तो जमीन से उठाता हुआ वो सोच उठते हैं, क्या सच्ची में मैं इस चम्मच से मरने वाला था? अरे भगवान, क्या सच्ची में आप मुझे मरवाना चाहते हैं? जहाँ पे तो पीछे मुड़ने के बाद लुइस को पता चलता है कि उसका पूंछ तो एक रस्सी से बंधा हुआ है और ये रस्सी तो और किसी का नहीं, उसी के प्यारा सा पुतला टोटो का है, जो तो अभी पूरी तरीके से फट चुका है। ये देखने के बाद बेचारा कर भी क्या सकता था, लुइस तो अपने फटे हुए टोटो को लेके अपने पप्पा के पास फिक्स कराने चला जाता है। और इसी के साथ डाइनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो पप्पा जनरल सर टोटो को सिलता हुआ लुइस से क्या उठता है कि मेरे प्यारे बच्चे लुइस, तुम भी फिक्र मत करो, तुम अच्छे से खाना वाना खाओ, मैं तुम्हारे टोटो को तब तक फिक्स कर दूंगा। पर तब भी ना यहाँ पे देख चौंकाने वाला चीज दिखाया जाता है, जहाँ पे तो लुइस दोबारा से नींद से उठता हुआ कहता है, अरे अभी ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे कब आ गया? क्या सच्ची मुच्ची दोबारा से मैं क्या खाना खाते हुए सो गया था? पीछे देखते ही तो लुइस को पता चलता है कि देखो तो उसका प्यारा सा पुतला टोटो तो अभी ठीक हो चुका है। और ये सब कुछ देखता हुआ तो अभी लुइस अपने पप्पा के पास आता हुआ कहता है कि पप्पा जी, पता नहीं मेरे साथ ना बहुत कुछ अजीब सा हो रहा है। जो सुनता है तो ये पप्पा जनरल सा चौंकता हुआ कहता है कि तुम ठीक हो ना, कहीं पे तुम्हें चोट तो नहीं लगा है? जिस पे तो अभी लुइस जो ना क्या उठता है कि पता नहीं मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज तो मुझे पता है कि मुझे ना अभी तो बहुत नींद आ रहा है। जो सुनते ही तो पप्पा जनरल सर एकदम चुपचाप हो जाता है और अपने पप्पा को ऐसे देखता हुआ तो अभी छोटू पूछ उठता है कि पप्पा मेरे साथ ये क्या हो रहा है? वो पप्पा जनरल सर तो कहता है कि ना ना, डरने का कोई बात नहीं है, ऐसा तो हर एक छोटे ड्रैगन के साथ ही होता है और अभी तो ये तुम्हारे साथ हो रहा है, यानी कि तुम्हारा भी अभी गहरे नींद में जाने का वक्त आ चुका है। और हर एक ड्रैगन जब बच्चे से बड़ा होता है तब हर एक ड्रैगन को यहाँ पे गहरे नींद में जाना पड़ता है। जो सुनने के बाद छोटू तो थोड़ा सा यहाँ पे डरता हुआ पूछ उठता है कि पप्पा जी आखिर मैं यहाँ पे कितनी देर तक सोऊंगा? जिस पे पप्पा जनरल सर का ये कहना था कि उससे भी इसके बारे में कुछ अच्छे से पता नहीं है, लेकिन हाँ गहरी नींद में जाने का वक्त कुछ 100 से 150 साल होता है और 100 साल के नाम से तो मानो छोटू के सिर में बिजली गिरना स्टार्ट हो जाता है। जो बच्चों तो अभी अपने मन में ये सोच रहा था कि वो अगर यहाँ पे 100 साल सो जाता है तो उसका एट्रीब्यूट प्रैक्टिस और ट्रेनिंग कौन करेगा? और अभी तो लुइस के लिए 100 साल सोने का मतलब तो मौत के बराबर ही हो चुका है। और ये सब कुछ सोचता हुआ लुइस तो अभी रोता हुआ अपने पापा के पास से भाग लेता है और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो लुइस अच्छे से तैयारी करके अपना डायरी खोल के बैठ जाता है, जिसके अंदर तो अभी एक एक करके ये लिखना स्टार्ट कर देता है कि सबसे पहले तो उसे यहाँ पे खाना खाना बंद करना पड़ेगा, दूसरे में नहाना बंद करना पड़ेगा, तीसरे में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एनर्जी बचाना पड़ेगा, लास्ट में तो एक ही चीज बचा रहता है और वो तो है बिस्तर। उसके पास जाना तो एकदम मना है, क्योंकि वहाँ पे जाते ही तो छोटू को यहाँ पे नींद आने लगता है। और ऐसे ही तो बिना खाए बिना नहाए छोटू एक दिन गुजार लेते हैं। तभी तो यहाँ पे अचानक से छोटू को जाता जाता किसी का आवाज सुनाई देता है, जहाँ पे पीछे मुड़ते ही तो वो देखता है कि उसके पीछे तो उसका पप्पा जी खाना लेके आ चुका है। जहाँ पे तो एक तरफ लुइस ने ये ठान लिया था कि बिना खाए बिना रहे वो जैसे भी हो यहाँ पे जागा रहेगा, तो ऐसे ही दूसरे और तो पप्पा जी ने भी ये ठान लिया था कि वो भी किसी तरीके से लुइस को खिला के ही छोड़ेगा। पर जीत तो यहाँ पे हम लोग छोटू का ही होता है, जो तो दोबारा से रोता हुआ अपने पप्पा के पास से भाग जाता है। जहाँ पे तो भागता हुआ आके वो सीधा लाइब्रेरी में घुसता हुआ ये सोचता है चलो आज तो जैसे जैसे बच चुका हूँ, लेकिन आगे ऐसा ना हो इसके लिए ना सबसे पहले तो मुझे ये जो नींद है इसे भगाना पड़ेगा। और नहीं फिर ये सब कुछ सोचता हुआ लुइस बच्चों तो दोबारा से अपने डायरी को चेक कर ही रहा था, तब बिना अचानक से तो उसे दोबारा से जोर से नींदिया आना स्टार्ट हो जाता है। जो तो ये देखते ही अपने आप को ठोक बजाता हुआ कह उठता है कि नाना बच्चे जुन्मो, ऐसे तुम्हें सोना नहीं है। पर अभी वो कर भी कह सकता था, वो पहले जुन्मो था लेकिन अभी तो वो ड्रैगन लुइस बन चुका है और हर एक छोटा ड्रैगन यहाँ पे बड़े होने के लिए तो गहरी नींद में एक बार न एक बार जाता ही है। इसीलिए तो यहाँ पे इतनी कोशिश के बाद भी छोटू यानी कि हम लोग का लुइस तो यहाँ पे गहरी नींद के अंदर चला जाता है। इसी के साथ अचानक से तो हर तरफ यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, जहाँ पे तो लुइस को यहाँ पे सुनाई देता है कि कोई ना कोई तो उसे यहाँ पे पुकार रहा है। जो तो अभी एक ही झटके में झटपट करके नींद से उठ जाता है। और लुइस को ऐसा हाथ में देखते हुए तो अभी पप्पा जी क्या उठते हैं कि अरे देखो तो मेरे प्यारे से बेटे तुम्हारा नींद हो गया। जो सुनते तो अभी लुइस क्या उठते हैं कि अरे पप्पा जी आप ये क्या बके जा रहे हो, वैसे भी मैं यहाँ पे सो नहीं रहा था, मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा झपकी ले रहा था। पर पप्पा जी तो छोटू को इग्नोर करता हुआ कहता है कि बधाई हो बेटे। जो सुनता है तो अभी लुइस कहता है कि बधाई, किस बात का बधाई हो रहा है यहाँ पे? तो पप्पा जी तो क्या उठते हैं कि और किस बात का, आज तुम्हारा 100वां जन्मदिन है, यानी कि छोटू तो यहाँ पे 100 साल से सो रहा है। और ये सुनते तो हम लोग का लुइस जनाब तो यहाँ पे एक जोरदार सा झटका खाता है। इसी के साथ 100 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और ये वक्त तब था जब पहले बार लुइस हम लोग का गहरी नींद में गया था, जहाँ पे तो हर रोज की तरह पप्पा जनरल सर लुइस को खाना खिलाने के लिए आया था। पर तब भी तो वो देखता है कि हम लोग का लुइस बचुआ तो यहाँ पे मजे के साथ खर्राटे लेते हुए सो रहा है। जो देखता हुआ पप्पा जनरल सर तभी खुश होता हुआ सोच रहा
था कि चलो आखिरकार उसका बेटा लुइस भी गहरी नींद के अंदर जा चुका है। इसी के साथ पप्पा जनरल सर छोटू लुइस को बिस्तर पे सुलाते हुए सोचता है कि ये सब कुछ तो ठीक ही है, लेकिन सोने से पहले ना हम बच्चे को खा लेना चाहिए था। लेकिन अभी ये सब कुछ सोच के मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि लुइस तो ऑलरेडी गहरी नींद में जा चुका है। तो जितना जल्दी हो सके मेरे प्यारे बच्चे लुइस इस गहरी नींद से सेफली बाहर आ जाओ। ये सब कुछ कर लेने के बाद पप्पा जनरल सर जब बैठा बैठा अपने काम कर रहा था, तब भी तो अचानक से उसे एक जोरदार आवाज सुनाई देता है। जो साउंड सुनते ही वो तो झटपट करके अभी लुइस के पास आता हुआ कहता है कि अरे आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी तो वो तो लुइस का हालत देखते ही चौंक जाता है, क्योंकि लुइस जिस बिस्तर के ऊपर सो रहा था वो बिस्तर तभी पूरी तरीके से टूट चुका है। और ये देखते ही तो पप्पा जनरल सर झटपट करके लुइस के पास जाता हुआ देखते हैं कि ना लुइस तो यहाँ पे ठीक ही है, पर ये सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे। लुइस के घर के आसपास जो प्रोटेक्टिव एरे है वो भी तो एकदम ठीक ठाक है। तभी तो जनरल सर का नजर जाता है टूटे हुए पहिए पे, जो देखता हुआ अभी तो वो सोच उठता है, अरे ये कैसे हो सकता है, नोबल पैटर्न वुड से बना हुआ ये बिस्तर के ऐसे ही टूट सकता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत था। इसके बाद जो हुआ वो देखने के बाद जनरल सर तो इतना समझ गया था कि कोई ना कोई तो यहाँ पे हम लोग के छोटे बच्चे लुइस को मारने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर रोज कुछ ऐसा हो रहा था जिसके हाथों से अगर पप्पा जनरल सर लुइस को ना बचाता तो लुइस का खेला यहाँ पे कितना बार ही खत्म हो जाता। आखिरकार ये सब कुछ देने के बाद पप्पा जनरल सर तो क्या उठते हैं कि उसे पता नहीं ये सब कुछ छोटू के साथ क्यों हो रहा है और ये सब कुछ के पीछे किसका ये हाथ है। लेकिन जो भी हो और जैसा भी हो वो अपने बेटे लुइस को ऊपर इतू सभी आज नहीं आने देगा। और इसी के साथ देखते देखते और 60 साल गुजर जाता है, जहाँ पे तो पप्पा जी हम लोग को बताता है 60 सालों के अंदर टोटल लुइस के ऊपर 4120 बार जानलेवा हमला हो चुका है। अभी तक तो उसे ये पता नहीं चला है कि इसके पीछे किसका हाथ है। हाँ, जनरल सर को एक बात पता है कि इसके पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं है, क्योंकि इंसान के लिए तो ड्रैगन एक मीट के बराबर बन चुका है। खास करके ये जो पावर छोटू के पीछे भी लगा हुआ है ये एक ड्रैगन का है। लेकिन प्रॉब्लम का बात तो ये है यहाँ पे कोई सा भी ड्रैगन हो, वो कितना बुरा हो या फिर अच्छा हो, वो कभी भी एक छोटे ड्रैगन को यहाँ पे हानि नहीं पहुंचाता है। तो क्या अभी लुइस के साथ ये जो सब कुछ हो रहा है ये कोइंसिडेंस हो सकता है। और ये सब कुछ सोचता हुआ थका हारा जनरल सर जब घर आता है ना, तभी तो उसके पीछे और एक बड़ा सा मुसीबत लग जाता है। जो देखता हुआ तो जनरल सर अभी गुस्से के साथ अपने डार्क ऑरा को फैलाते हुए कहता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, इन लोगों के अंदर तो सोचने का शक्ति भी नहीं है, लेकिन फिर भी तो इन्हें देखो। जहाँ पे तो हम लोग को दिखाया जाता है कि ये तो जनरल सर का खुद का नाइट आर्मी था, जिन्हें तो मैं यहाँ पे टीन का डिब्बा ही कहता हूँ। जो लोग तो अभी हम लोग के जनरल सर के पीछे लग चुका था। सॉरी, मुझसे गलती हो गया, ये लोग अभी लुइस को मारने के लिए गया था, बाकी तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो। और ये तो गुस्से कैसा जनरल सर यहाँ पे अपने डार्क ऑरा का यूज करते हुए यहाँ पे जितने सारे टीन के डिब्बे थे सबको तो यहाँ पे एकदम गाजर और टमाटर की तरह छील के रख देता है। और अभी ये सब कुछ देने के बाद जनरल सर तो इतना समझ चुका था कि इसके पीछे किसी मिस्टीरियस चीज का हाथ है। इसी वजह से इसका हल ढूंढने के लिए अभी तो जनरल सर अपने पप्पा पेमस के पास चला जाता है। जो तो जनरल सर का ये सब कुछ बात सुनने के बाद कह उठता है कि तुम्हें तो पता है कि तुम्हारा बेटा एक जीनियस है और हर एक जीनियस को यहाँ पे बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, और ये तो बस शुरुआत ही है। लुइस के सामने तो इससे भी बड़ा चुनौती आने वाला है। और पप्पा पेमस का ये बात सुनने के बाद बेचारा जनरल सर का तो यहाँ पे मूड ही ऑफ हो जाता है। पता है भी तो यहाँ पे जनरल सर दोबारा कह उठता है कि बच्चे तुम्हें तो ये अच्छे से ही पता है कि पहले ड्रैगन किंग के साथ क्या हुआ था। जो सुनने के बाद पप्पा जनरल सर तो अपने आप से ये पूछ उठते हैं कि हाँ ये तो सच है कि लुइस उसके बेटे का टैलेंट तो बाकी सारे ड्रैगन से कुछ ज्यादा ही अच्छा है। क्या इसीलिए वो लोग अभी लुइस को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं? पर वो जो भी हो, इंसान हो, भगवान हो या फिर हो वो किस्मत, मैं सबके हाथों से अपने बेटे को बचा के ही छोड़ूंगा। और इसी के साथ प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे तो लुइस बच्चू अपने आप को आईने में देखता हुआ सोच उठता है, पता नहीं ये मेरा गलतफहमी है या फिर सच्ची मुच्ची मैं पहले से थोड़ा सा बड़ा हो चुका हूँ। तभी तो अच्छे से देखने के बाद उसे पता चलता है कि हाँ ये उसका गलतफहमी नहीं है, वो सच्ची मुच्ची पहले से बड़ा हो चुका है। समझता है तो खुशी का मारा फुदकता हुआ क्या उठता है कि अरे देखो तो मैं तो बस यहाँ पे 100 साल के लिए सो ही रहा था और इतने में मैं कितना ही बड़ा हो चुका हूँ। पर तभी तो उसे अचानक से याद आ जाता है कि अरे देखो तो उसने तो बेकार ही यहाँ पे 100 साल सोते हुए बिता दिया है। लेकिन तभी तो वो अभी ये सोच उठते हैं कि मैं अभी तक आखिरकार जिंदा कैसे हूँ। गहरी नींद में जाने के आगे तो उसका हर एक दिन पूरा का पूरा चुनौती से भरा हुआ था। अगर उससे कुछ यहाँ पे थोड़ा सा भी गलती हो जाता तो छोटे बच्चे लोग उसका तो खेला कितने दिन ही खत्म हो जाता। पर अभी तो देखो यहाँ पे 100 साल बीत चुका है और हम लोग का लुइस एकदम यहाँ पे फिट एंड फाइन है। और अभी तो ये सब कुछ देखता हुआ लुइस तो ये सोच उठता है कि इसका मतलब तो एक ही है कि सोता हुआ उसके ऊपर यहाँ पे कोई मुसीबत ही नहीं आता है। तभी तो पीछे से पप्पा जी कह उठते हैं कि अरे लुइस मेरे बच्चे कहाँ हो, आ जाओ झटपट करो, खाने का वक्त हो चुका है। और फिर तो पप्पा जी जनरल सर को दिखाया जाता है जिसका हालत सच्ची में बहुत ही बुरा हो चुका था, क्योंकि बेचारा तो 100 सालों के अंदर इतू सा भी सो नहीं पाया था। तब यहाँ पे छोटू को भी ये याद आ जाता है कि कैसे वो अपने पप्पा को सता रहा था। और जो याद आता है वो तो क्या उठते पप्पा जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज और हमेशा ना एक अच्छा बच्चा बन के दिखाऊंगा। जो सुनता हुआ तो पप्पा जी कह उठते हैं कि ठीक है बहुत हो गया, चलो पहले हम लोग जाके खाना खा लेते हैं। तभी तो अपने पप्पा को अच्छे से देखने के बाद लुइस तो पूछ उठता है कि पप्पा जी आप ठीक तो हो ना, आपको ऐसा इतना थका हुआ क्यों लग रहा है। जिसपे तो पप्पा जी कहते हैं कि हाँ
ऐसा है, वैसे भी मैं कुछ दिनों से सोया नहीं था, एक बार सोने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन छोटे बच्चे को तो ये पता ही नहीं था कि 100 सालों के अंदर वो जब सो रहा था उसके पापा के ऊपर से पता नहीं क्या ही कुछ ना गुजरा है। और इसी के साथ कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जहाँ पे तो लेट फैन से कुछ ही दूर में एक छोटू सा बच्चा यहाँ पे तलवारबाजी का ट्रेनिंग कर रहा था। और ये बच्चा और कोई नहीं, हम लोग का प्यारा लुइस था, जो कि अभी एक इंसान में तब्दील होना सीख चुका था। तभी तो अचानक से लुइस को पीछे से कोई पुकारता है, जहाँ पे पीछे देखने के बाद उसे तो पता चलता है कि लुइस के तरफ तो एक उड़ता हुआ टॉवल आते हुए कहता है कि यंग मास्टर ये रहा आपका टॉवल, झटपट करके अपना पसीना पोंछ लीजिए। जो देखने के बाद तो अभी लुइस भी वो जो टॉवल था उसे ले लेता है, जहाँ पे तो उस टॉवल को हटाते ही उसके नीचे से एक प्यारी सी क्यूट सी मेड आउटफिट में परी निकलती है, जो तो अभी लुइस का तारीफ करता हुआ कह उठते कि बोलना पड़ेगा यंग मास्टर, आप तो सच्ची का महान ड्रैगन का ही वंशज हो। देखिए तो आपके लिए इंसान में तब्दील होना कितना ही आसान है। और ये सुनने के बाद भी तो लुइस यहाँ पे चुपचाप रहता है। जो देखता हुआ अभी तो वो फेरी कह उठती कि मास्टर क्या हुआ, आप यहाँ पे क्या गुस्सा हो। जिस पे तो लुइस कह उठते कि यारे तुम्हारे यहाँ पे आना हुआ 100 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तो तुम देखो अभी तक मुझे यंग मास्टर ये कह जा रहे हो। और यहीं पर हम लोग को बताया जाता है किस परी का नाम फिन है। जो तो अभी लुइस से कहता है कि आप तो सच्ची का मेरे मास्टर हो, तो आपको मैं मास्टर के सिवा और क्या ही कह सकती हूँ। और वैसे भी आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आप जैसे एक महान ड्रैगन का सेवा कर पाना मेरे लिए ना सच्ची में बहुत बड़ा बात है। इसमें तो लुइस अभी कह उठते हैं कि बड़ा बात, वैसे भी मुझे इसके अंदर कोई बड़ा वाला बात नहीं दिखता है। इसी के साथ दोबारा से 100 साल पहले जब छोटू गहरी नींद से उठाई था तब का सीन दिखाया जाता है। जो तो भी मजे के साथ बैठे बैठे किताब विताब पढ़ रहा था, तभी तो अचानक से लुइस को अपने पीछे से कुछ आवाज आता हुआ सुनाई देता है, जहाँ पे देखने के बाद वो तो देखता है कि यहाँ पे तो कोई नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ देर पहले तो उसे यहाँ पे आवाज सुनाई दिया था। पर तभी तो वो देखते हैं कि उसके सामने तो एक छोटू सा गिफ्ट बॉक्स पड़ा हुआ है। और ये जो आवाज आ रहा है ये तो उसी गिफ्ट बॉक्स के अंदर से आ रहा है। तभी तो उसे गिफ्ट बॉक्स को फाड़ते हुए अंदर से हम लोग क्यूट मेट फिन बाहर निकलती है। जो तो निकलते हुए कहते हैं कि चलो आखिरकार मुझे कुछ ऑक्सीजन तो मिला। पर दूसरे और तो फिन को देखते ही छोटू तो डरता हुआ क्या उठता है कि अरे आखिरकार ये क्या है। जो तो डर का मारे गलती से ही वो अपने पूंछ से फिन को एक जोरदार दे मारता है, जो लग गई तो बेचारा फिन दूर जाके एक दीवार के साथ जा टकराता है। जहाँ पे तो पीछे मुड़ने के बाद लुइस फिन को देखते हैं, जो तो अभी नीचे गिर चुकी थी। जिसे देखता हुआ अभी लुइस क्या उठता है, क्या ये कोई बड़ा किस्म का मक्खी है। जिसे तो लुइस अभी अपने पेन से हिलाता हुआ देखता है कि आखिर ये चीज जिंदा है या फिर मुर्दा है। यहाँ पे तो उसे अच्छे से देखने के लिए छोटू अभी उसे अपने करीब ले आता है। पर तभी ना अचानक से तो फिन होश में आता हुआ कहता है अरे इस बेचारी परी के साथ ये क्या हो रहा है। बेचारी तो अभी लुइस के चंगुल से छोड़ने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि इससे तो कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लोग के लुइस से कहता है कि ये महान ड्रैगन आपके साथ मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं एक स्टारडस्ट फेरी हूँ और मेरा नाम फिन है और मैं यहाँ पे आपको मजा दिलाने के लिए आई हूँ। और ये सुनने के बाद बेचारा लुइस का दिमाग तो यहाँ पे काम करना ही बंद कर देता है। देखता हुआ तो अभी हम लोग फिन कह उठते हैं कि माय लॉर्ड अगर हो सके तो क्या आप मुझे नीचे उतार सकते हैं। यहाँ पे तो नीचे उतारने के बाद लुइस अभी फिन से पूछता है कि तो तुम एक स्टारडस्ट परी हो, लेकिन एक बात तो बताओ तुम यहाँ पे मजा देने के बारे में क्या बोल रहे थे। जो सुनते ही तो फिन एक और नए बॉक्स के ऊपर से कपड़ा उतारते हुए कहती है लॉर्ड आप जैसे एक महान और शानदार ड्रैगन के लिए हम स्टारलाइट फेरियों की तरफ से ये रहा एक बहुत ही बड़ा सा तोहफा। और इस गिफ्ट का नाम यहाँ पे स्टारलाइट फेरी डिस्गाइज वर्जन 23 बताया जाता है। इसके अंदर तो बहुत सारे खूबसूरत और छोटे छोटे लड़की और लड़कों के पहनने के लिए कपड़े थे। बॉक्स को दिखाते हुआ भी फिन तो लुइस से कहती है कि ये रहा माय लॉर्ड आपका खिलौना, इसके अंदर आपको खेलने के लिए बहुत सारे कपड़े मिलेंगे, जैसा कि डेमन लॉर्ड, सेलेस्टियल गॉड और बहुत सारे हाई क्वालिटी के प्रीमियम कपड़े भी है। लेकिन माय लॉर्ड आपका ये गिफ्ट यहीं पर ही खत्म नहीं होता है, इस गिफ्ट का मेन हिस्सा तो खुद मैं हूँ। मैं स्टारलाइट फेरी फिन, मेरा बॉडी इतना ही अच्छा है ना कि मेरे ऊपर कोई सा भी कपड़ा एकदम फिट बैठता है। और ये सब कुछ देखता हुआ तो बेचारा लुइस का बत्ती गुल हो जाता है। जो तो अभी अपने मन में ये सोच रहा था कि अरे ये तो एक डॉल हाउस है। और इसी के साथ लुइस तो फिन से कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एक डॉल सेट है और इस डॉल सेट का मेन हिस्सा तुम हो और मैं तुम यानी कि इस लिविंग डॉल के साथ खेलूं। जिस पे तो फिन हंसता हुआ कहते हैं कि हाँ माय लॉर्ड आप एकदम सही कह रहे हो, वैसे भी मुझे पता ही था कि आप जैसे एक महान ड्रैगन के लिए ये सब कुछ करना तो एकदम आसान है। और माय लॉर्ड अगर आप चाहें तो अभी कभी खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। पर तभी तो यहाँ पे लुइस चिल्लाता हुआ सब कुछ तोड़ता हुआ क्या उठता है कि मुझे ये लेके खेलना नहीं है। फिर तो हम लोग को ये बताया जाता है कि इसके बाद लुइस तो अपने पापा के पास जाके ये सब कुछ बताया था। पर उल्टा तो लुइस को अपने पापा से ये पता चलता है कि हर एक ड्रैगन बच्चे के लिए ये जो डॉल हाउस है ना ये बहुत ही कीमती है और सब तो इसके साथ खेलना बहुत ही पसंद करते हैं। लेकिन लुइस को ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसने सोच रखा था कि जितना जल्दी हो सके लुइस इसे वापस भेज देगा। और ये जानने के बाद बेचारी फिन रोता हुआ अभी हम लोग को लुइस से कहते कि माय लॉर्ड मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, वो हो हाउस क्लीनिंग या फिर लॉन्ड्री, मैं सब करूंगा, आप मुझे वापस मत भेजिए। और यहीं पे तो हम लोग को ये भी बताया जाता है कि हर एक फेरी के लिए एक ड्रैगन का दोस्त होना सबसे बड़ा इनाम है, क्योंकि पहला फेरी किंग जिसने ये पूरा का पूरा फेरी किंगडम बना
था वो ना पहले ड्रैगन किंग का बचपन का खिलौना हुआ करता था। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हम लोग को ये बताया जाता है कि फिन के इतना रोना धोना देखने के बाद आखिरकार लुइस फिन को अपने पास ही रख लेता है। फिर तो हम लोग को लुइस ये बताता है कि फिन का उम्र 800 साल है और 800 साल के हिसाब से फिन का यहाँ पे नॉलेज भी कुछ ज्यादा ही अच्छा है। यहाँ पे लुइस फिन से कहता है कि मेरा यहाँ पे जो एक्सरसाइज था वो खत्म हो चुका है, तो चलो थोड़ा सा यहाँ पे मैं पढ़ना चाहती हूँ। पर हम लोग को फिन के बारे में तो और भी ये बताया जाता है कि फिन तो एक नेचुरल स्पिरिचुअलिस्ट है जिसका टैलेंट सब स्पेस है, या फिर आप लोग इसे एक इन्वेंटरी कह सकते हो, जिससे तो रोजमर्रा के काम में छोटू का बहुत मदद होता है। और फिर तो फिन को अपने सब स्पेस से एक इतना बड़ा सा किताब निकलते हुआ दिखाया जाते हैं, जो तो इस किताब को अभी हम लोग लुइस को देता हुआ कहते हैं आज हम ये जो सेपरेशन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ माना एडवांस कोर्स है उसी किताब को पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ फिन को दोबारा से अपने सब स्पेस से बहुत सारा कुछ निकलते हुए दिखाया जाता है, जो देखता हुआ तो अभी हम लोग का लुइस सोचता है कि बोलना पड़ेगा सच्ची का फिन ना बहुत ही अच्छी है। जहाँ पे तो हम लोग को पता लगा कि इस बार तो फिन ने अपने सासुए से एक पूरा का पूरा टी टेबल और उसके साथ बहुत सारा कुछ स्नैक्स भी निकाला था। ये सब कुछ का मजा उठाता हुआ अभी तो लुइस जो किताब था उसी को पढ़ रहा था, लेकिन तभी तो अचानक से लुइस के सिर के ऊपर बिजली वाले बादल मंडराना स्टार्ट कर देता है। जो देखता हुआ तो अभी लुइस कह उठते हैं कि अरे ये तो कुछ दिन पहले ही हुआ था, लेकिन देखो तो इस बार ये कितना जल्दी जल्दी आ गया। ये कहता हुआ तो लुइस अभी ऊपर की तरफ देखते हैं, जहाँ पे तो ऊपर आसमान से लुइस की तरफ एक जोरदार बिजली नीचे आ रहा था। और ये देखता हुआ तो अभी घबराते हुए फिन कह उठती है कि माय लॉर्ड देख के। लुइस तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ अपने हाथ को आगे करते हैं, जिसके अंदर तो जो बिजली था वो तो जाकर पूरा का पूरा समा जाता है। यहाँ पे तो अच्छे से दिखाने के बाद हम लोग को पता चलता है कि लुइस के हाथ में तो एक मैजिकल डिवाइस था, और इस बिजली को ऑब्जर्व कर लेने के बाद अभी तो लुइस कह उठता है कि ये लेके कुल इस महीने में 900 बार मेरे ऊपर ऑलरेडी बिजली गिर चुका है। और तो फिर इस डिवाइस को देखने के बाद कह उठते हैं कि अरे ये तो थंडर क्रिस्टल है। और फिर तो हम लोग को उसे थंडर क्रिस्टल के बारे में बताया जाता है। इसके अंदर तो बिजली जितना प्योर और पावरफुल होता है उसका फ्लो उतना ही धीमा हो जाता है। फिर तो लुइस के पास जो क्रिस्टल था वो एक लो क्वालिटी का था, इसलिए ये जितना थंडर यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा वो उतना जल्दी जल्दी यहाँ पे फुल हो जाएगा। और होता भी वैसा ही है। जो देखने के बाद अभी तो लुइस उसी क्रिस्टल को चेंज कर ही रहा था, लेकिन तब भी तो फिन देखते हैं कि देखो तो ये जो आसमान है ये तो दोबारा से गुर्राना स्टार्ट कर दिया है। और ये देखने के बाद तो छोटू को भी डरते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि उसका क्रिस्टल तो अभी फुल हो चुका था और उसने इस क्रिस्टल को तो अभी चेंज भी नहीं किया था। लेकिन नेक्स्ट ये मोमेंट होता है जहाँ पे तो लुइस अपने आसपास एक बैरियर जैसे कुछ बनाते हुए इस बिजली से बच जाता है। जो देखने के बाद अभी तो फिन चौंकते हुए कहते हैं कि अरे ये तो स्पेशल डिस्ट्रक्शन फील्ड है, ये तो एक टायर 1 का स्पेस टाइप का मैजिक है। लेकिन देखो तो यंग मास्टर के लिए ये इस्तेमाल करना कितना आसान है। यंग मास्टर एक ड्रैगन है जिसे यहाँ पे माना का ब्लेस है, लेकिन फिर भी यंग मास्टर ना सच्ची में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। एक बार मुझे घर पहुंचने तो दो, वहाँ पे जाने के बाद ना मैं फेयरलैंड के लिए एक ऐसा एपिक लेटर लिखूंगा जिसके अंदर ना मैं ये सब कुछ खोल के बताऊंगा। और तो लुइस को दिखाया जाता है जो तो अपने स्पेस का बैरियर के ऊपर कुछ ज्यादा ही नाच कर रहा था। और फिर हम लोग को ये बताया जाता है कि लुइस का जो आयरन एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे ऑलरेडी टायर 1 में पहुंच चुका है, और स्पेस और टाइम का एट्रीब्यूट भी आहिस्ता आहिस्ता करके लेवल 3 तक पहुंच चुका है। लुइस का जो माइंड एट्रीब्यूट है वो तो अभी तक 5वें लेवल में ही पड़ा हुआ है, इसीलिए तो अभी लुइस ये सोच रहा था कि अभी ना उसे अपना ये जो स्पेस पावर है इसके अलावा भी अपना माइंड पावर का भी इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। लेकिन जो भी हो लुइस के पास अभी जो पावर है इसके मदद से तो वो आसानी के साथ इस खेल में जीत सकता है। और इसी के साथ कुछ देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर हम लोग लुइस बचुआ खाना खा रहा था, तब भी तो यहाँ पे उसका पप्पा जनरल सर क्या उठता है कि उसे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद अभी तो हम लोग लुइस पूछता है पप्पा जी बाहर, आप बाहर कहाँ जाने वाले हैं? जिसपे तो पप्पा जी कहता है कि मिस्टर कुड्रा इस महीने रिटायर हो रहे हैं और इसीलिए उसे यहाँ पे सिल्वर कैसल टावर में जाना पड़ेगा। लुइस तो कहता है कि ओ आप उस दादाजी के बारे में बात कर रहे हो? जिसपे तो अभी हम लोग का जनरल सर कहता है कि हाँ मैं उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ, लेकिन वो उतना बुढ़ा नहीं है कि तुम उसे दादाजी कह रहे हो। लुइस तो क्या उठते हैं कि दादाजी का दोस्त तो मेरा भी दादाजी हुआ, इसलिए मैं तो उसे दादाजी कहूंगा। लेकिन पापा जी वो दादाजी यहाँ पे रिटायर हो रहे थे, उसे होने दीजिए ना, आपका इससे क्या है लेना देना? जिसपे तो थोड़ा सा शर्माता हुआ अभी पप्पा जनरल सर क्या उठते हैं कि बाकी एल्डर ये कह रहे हैं कि उस दादाजी यानी कि कुड्रा के रिटायर होने के बाद मैं उसका जगह ले लूं। जो सुनते तो लुइस हंसता हुआ कहता है कि अरे देखो तो मेरा पप्पा कितना ही पावरफुल है। जिसपे तो अभी पप्पा जनरल सर खांसता हुआ कहता है कि हाँ हाँ बेटे ये तो सच्ची बात है। इसी के साथ अपने पप्पा जी को देखता हुआ लुइस कह उठता है कि इन 150 सालों में सिर्फ मैं ही अकेला यहाँ पे पावरफुल नहीं बन रहा था, मेरा पप्पा जी जो इतने सालों से टॉप टायर में अटके हुए थे फाइनली इतने मेहनत के बाद अपने डार्क एट्रीब्यूट में 0 टायर में पहुंच चुके हैं, जो कि आम से किसी भी ड्रैगन के लिए कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मेरा पप्पा जी तो यहाँ पे अपने 4000 साल की उम्र में ये हासिल कर चुके हैं, और किसी भी ड्रैगन के लिए अपने 4000 साल की उम्र में ये हासिल कर पाना सच्ची में बहुत बड़ा बात है। इसीलिए तो मेरा पप्पा इस कहानी का फाइनल बॉस है। मेरा पप्पा जी जनरल सर अपने डार्क एट्रीब्यूट के साथ साथ अपने मैजिक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए इतना ही पावरफुल बन जाते हैं कि उनका पूरा का पूरा बॉडी यहाँ पे एकदम काला पड़ जाता है, और इसीलिए तो वेबटून के अंदर सब उन्हें सेकंड कमिंग ऑफ
ऑफ डेविल के नाम से भी पहचानते हैं। लेकिन अभी तो मेरे पप्पा जी के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं लुइस इन 150 सालों के अंदर ना कुछ ज्यादा ही मेहनत कर चुका हूं। तभी तो पप्पा जेलर से लुइस को हकलाता हुआ कहता है कि मेरे प्यारे बेटे लुइस, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। जिसपे तो लुइस भी कहता है कि हाँ बोलिए ना पापा जी, वैसे भी आप इतने हकला क्यों रहे। तो जेलर से तो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं कुछ दिन यहाँ पे घर नहीं आ पाऊंगा। सुनते तो लुइस बेचारा चौंक जाता है। तब भी तो ये देखने के बाद जेलर सर क्या उठता है, ऐसा सिचुएशन में तो किसी पेरेंट को एल्डर नहीं बनाया जाता है, लेकिन अभी तो एल्डर बनने के लिए हम लोग के जेलर सर के अलावा और कोई पावरफुल ड्रैगन भी नहीं है। और ये जो एल्डर बनने का सेरेमनी है, इसके लिए मुझे 10 साल वहीं पर ही बिताना पड़ेगा। जो सुनने के बाद बेचारा लुइस तो यहाँ पे उदास होते हुए कहता है कि क्या सच्ची में पूरा 10 साल। और अभी तो लुइस को ऐसे उदास देखने के बाद पापा जी सामने आता हुआ कहता है कि बेटे लुइस। नेक्स्ट मोमेंट में लुइस तो यहाँ पे हंसता हुआ कह उठता है कि बस 10 साल तो ऐसे ही पलक झपकने के स्पीड में गुजर जाएगा। लेकिन आप तो यहाँ पे ऐसे बात कर रहे थे जहाँ पे तो मुझे लगा था कि आप तो यहाँ पे 10 नहीं 200-300 साल बाहर रहने का बात कर रहे हैं। ऐसे भी कुछ दिनों से तो मैं लॉलेस टाइम मैनिपुलेशन थ्योरी के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ, और एक बार मैं ऐसे मास्टर तो कर लूं, लिए तो ये 10 साल और भी तेज गुजर जाएगा। फिर तो यहाँ पे पप्पा जी को दिखाया जाता है, जो तो छोटू का ये बात सुनने के बाद हसीरामा के तरह ही एक कोने में जाके बैठ गए थे। ये देखता होता अभी लुइस कह उठता है कि अरे पप्पा जी आपके साथ ये क्या हो रहा है। अभी आप ये मत कह देना कि आपको लगा था कि मैं छोटे बच्चे की तरह रोते हुए आपको रोकने के लिए कहूंगा। तो पप्पा जी अभी उठता हुआ कहता है कि पता नहीं मैं यहाँ पे क्या कुछ ना सोच रहा था, लेकिन अभी तुम बताओ क्या तुम्हें और कुछ खाना है, मुझे कुछ बक दो, मैं अभी जाके तुम्हारे लिए और भी खाना ले आता हूँ। फिर तो अपने पप्पा को ऐसे रोता हुआ देने के बाद लुइस क्या उठता है कि अरे पप्पा जी मैं अभी छोटा नहीं हूँ, मैं अभी बड़ा हो चुका हूँ। इसी के साथ नेक्स्ट दिन सुबह का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे तो पप्पा जी ने सर सिल्वर फ्लावर कैसल में जाने के लिए अपने ड्रैगन फॉर्म में तब्दील हो चुके थे। जहाँ पे तो जाता हुआ पप्पा जी अभी लुइस से कह रहा था कि उसे अच्छे से में पढ़ाई करना है, और हाँ वक्त से खाना लेना है, और कहाँ पे कौन सा पिल है और कौन सा पिल उसे कब खाना है। जो सब कुछ सुनते हुए तभी लुइस चिल्लाता हुआ कहता है कि अरे पप्पा जी मुझे पता है क्या कुछ करना है, वैसे भी आप ना 1 घंटे से एक ही बात दोहराए जा रहे हैं, आप जाइए, वैसे भी आपका जाने का वक्त हो चुका है। वैसे भी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं अभी बड़ा बन चुका हूँ, और मैं ये 10 साल अपना अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। इस पे तो जनरल सोचते हैं कि ना तुम तो अभी तक छोटे हो। और इसी के साथ वो तो लुइस को एक थैला देते हुए कहता है इसके अंदर एक नेचुरल कम्युनिकेशन स्टोन है, और ये एक साथ 2 में आते हैं, और अभी अगर तुम्हारे पास एक रहे तो दूसरे वाले के साथ तुम आसानी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। दूसरी ओर तो इस स्टोन को देखता हुआ अभी लुइस सोचता है अरे देखो तो ये स्टोन कितना ही खूबसूरत है, हो ना हो इस स्टोन बहुत ज्यादा कीमती होगा। तब भी तो लुइस जनरल से पूछते हैं कि पप्पा जी ऐसा एक स्टोन तो आपके पास है, यानी कि आप अगर सिल्वर कैसल में रहे तो आपके साथ मैं आसानी के साथ बात कर सकता हूँ। सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए तो पप्पा जी का बत्ती गुल हो जाता है। तब भी तो वो कह उठते हैं कि ना बच्चे, इस पत्थर का रेंज उतना दूर नहीं कि मैं वहां से तुम्हारे साथ बात कर पाऊँ। और ये सुनने के बाद लुइस तभी सोच उठता है कि अरे देखो तो पप्पा जी ने तो ये स्टोन मुझे पकड़ा दिया, लेकिन पप्पा जी तो इसके बारे में भूल चुके हैं। और इसी के साथ उसी पत्थर को अपने पॉकेट में घुसाते हुए लुइस कह उठते हैं कि पप्पा जी आप मेरे बारे में फिक्र मत कीजिए, आप ना अच्छे से अपने जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर फोकस कीजिए। और ये सब कुछ सुनने के बाद आखिरी बार जाता हुआ जनरल सर कह उठता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ जरूरत है तुम मेरे रूम में चले जाना, वहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अगर तुम कभी बोर हो जाओ तो जाके मेरे रूम में मेरा जो नोट्स है उसे भी तुम पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ कभी भी सिटी के बाहर मत जाना, सिटी के बाहर ना बहुत सारे खतरा मंडरा रहा है। और ये कहने के बाद तो आखिरकार पप्पा जी उड़ता हुआ यहाँ से निकल जाता है। और जो देखता हुआ अभी लुइस सोच उठता है कि बोलना पड़ेगा पप्पा जी आप ना कुछ ज्यादा ही टेढ़ी खीर हो, मैं आपको क्या ही कह सकता हूँ, क्योंकि इतने सालों के अंदर आपने पता नहीं कितने सारे मुश्किलों का सामना करते हुए मुझे कितने दफा बचा चुके हैं, और अभी तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपका ऐसा पेश आना तो जायज है। नेक्स्ट मोमेंट में लुइस तो यहाँ पे हंसता हुआ सोच उठता है कि अभी तो इस घर में मैं अकेला हूँ, यानी कि ये जो पूरा का पूरा कैसल है ये तो अभी मेरा है। कहने के बाद लुइस तो हंसता हुआ अपने कैसल की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही तो लुइस सोचता है कि हाँ मुझे लगा था कि इस कैसल में मैं अकेला हूँ और ये कैसल पूरा का पूरा मेरा है, लेकिन अभी मुझे ये नहीं लगता है। इसी के साथ फिन को दिखाई जाती है जो नीचे गिर गिराते हुए अभी लुइस से कहती है कि मास्टर मुझे बचा लीजिए। दूसरी ओर तो यहाँ पे लुइस के पीछे कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो तो हंसता हुआ कहता है कि आखिरकार तुम हम लोग के चंगुल में आ ही चुके हो, अभी हम लोगों से तुम्हें कौन ही बचा सकेगा। और जिन दोनों को अपने पास आते हुए देखने के बाद यहाँ पे तो फिन चिल्लाते हुए कह उठती है कि तुम दोनों मेरे पास मत आना। और नेक्स्ट मोड में तो फिन बेचारी को दोनों के दोनों ही पकड़ लेते हैं, और फिन को पकड़ते ही तो दोनों के दोनों यहाँ पे डरावना सा स्माइल देते हुए कहता है कि अभी तुम्हें कौन बचाएगा। जो देखता हो तो बेचारी फिन यहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि मास्टर मुझे बचा लीजिए। पर तभी तो यंग मास्टर लुइस आके फिन को बचाते हुए कहता है कि अरे तुम दोनों आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सुनने के बाद दोनों के दोनों ही तो अभी चमकते हुए आंख से लुइस की तरफ देखता है, जहाँ पे हम लोग को पता लगा कि ये दोनों तो लुइस की तरह ही दो छोटे छोटे नन्हे से ड्रैगन थे। जो दोनों ही तो अभी एक साथ लुइस से कहता है कि बात कुछ ये है कि तुम्हारे पापा ने मेरे पापा से कुछ ये कहा था, उसके बाद मेरे पापा ने तुम्हारे
पप्पा को कुछ ये कहा, उसके बाद तुम्हारे पप्पा ने मुझे कुछ कहा, मैंने उसके बाद अपने बहन को कुछ ये कहा। सुनने के बाद लुइस तो चिल्लाते हुए क्या उठता है कि बस बहुत हो गया, ऐसे बकवास करना बंद करो और कोई एक मुझे अच्छे से बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जो सुनने के बाद इन दोनों सिबलिंग के अंदर जो बरी थी यानी कि कहानी क्या उठती है कि तुम्हारे पापा की तरह ही हम लोग के पापा भी हम दोनों को ऐसे अकेला छोड़ के सिल्वर फ्लावर कैसल में घूमने के लिए गए हैं। तो छोटा भाई खान भी क्या उठता है कि हाँ, पापा जी ने कहा था कि पापा जी 10 साल के लिए जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि हम दोनों के बारे में सोच सोच के तुम परेशान हो जाओगे, इसीलिए हम दोनों यहाँ पे घूमने के लिए आ गए ताकि तुम यहाँ पे बोर ना हो जाओ। वैसे भी अभी तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो चलो ना चल के थोड़ा सा मजा करते हैं। के बाद लुइस बचुआ तो थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है कि तुम दोनों मेरे लिए एक काम करो, अच्छे बच्चे बनो और यहाँ से भूल लो। तो दोनों के दोनों सिबलिंग अभी क्या उठते हैं कि अरे लुइस, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, देखो तो तुम कितने गंदे तरीके से बात कर रहे हो। इसी के साथ हम लोग को इन दोनों ट्विन के बारे में बताया था, जो दोनों तो लुइस से 1 आधा साल बड़े हैं और ये दोनों लुइस के पास वाले पीक में रहते हैं। जब लुइस ने अपने पप्पा जी से कहा था कि वो तो अभी बड़ा नहीं हो रहे, तो उसके पप्पा जी ने इन दोनों को लुइस के साथ मुलाकात करने के लिए लिया। जहाँ पे तो पहले दिन इन लोगों के साथ खेलते हुए लुइस को बहुत मजा आया था, लेकिन उसके बाद से तो ये लोग बिन बुलाए हर रोज लुइस को परेशान करने के लिए आना स्टार्ट कर दिए थे। और इसी के साथ इन दोनों को देखता हुआ तो अभी लुइस चिल्लाते हुए क्या उठता है कि पप्पा जी, ये आपने मेरे साथ क्यों किया। पर तभी तो खान और कहानी क्या उठते हैं कि अरे देखो तो यहाँ पे हम दोनों को लगा था कि तुम यहाँ पे अकेले अकेले बूढ़ा हो जाओगे, इसीलिए हम दोनों तुम्हारे साथ खेलने के लिए आए, लेकिन तुम तो देखो तुम हम दोनों के साथ कितने बदतमीजी से पेश आ रहे हो। इसी के साथ खान एक तलवार को बाहर निकलता हुआ कहता है कि देखो तो मैंने तो यहाँ पे तुम्हारे साथ खेलने के लिए एक मजेदार खिलौना भी ले आया था। जिस तलवार को देखने के बाद दोनों लुइस का तो यहाँ पे होश ही उड़ जाता है, जो तो झटपट करके खान के हाथों से वो तलवार लेता हुआ कहता है। और जिस तलवार को अच्छे से देखने के बाद लुइस तो समझ जाता है कि हाँ, ये तो वही तलवार है जिसके बारे में उसने इतना सुना है। और इसी के साथ लुइस तो अभी उन्हीं दोनों ट्विन से पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों को ये तलवार कहाँ से मिला, जिसपे तो अभी दोनों के दोनों ट्विंस भी अभी ये सुनने के बाद गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी ओर तो हम लोग उसी तलवार के हैंडल में एक चमकता हुआ क्रिस्टल दिखाया जाता है, जिसके अंदर तो बहुत सारे एरे फॉर्मेशन बना हुआ था। तब भी तो यहाँ पे कहानी क्या उठती है कि वो तलवार तो पप्पा के स्टोरेज रूम में था और वहाँ से सिर्फ खान नहीं, मैंने भी तो 2 तलवार लिया है। जो सुनते ही तो लुइस क्या उठते हैं, क्या इसके बारे में अंकल कार्लोस को पता है, जिसपे तो अभी दोनों के दोनों ट्विन से चुप हो जाते हैं। और ये देखने के बाद लुइस तो अच्छे से समझ चुका था खान के इस मैजिकल शॉट के बारे में अंकल कार्लोस को तो पता ही नहीं है। जहाँ पे तो इस तलवार को देखता हुआ अभी लुइस सोच उठता है कि सच्ची मुच्ची का मेरे हाथों में तो अभी एक मैजिकल तलवार है, और सिर्फ यही नहीं, इस तलवार के अंदर तो एक स्पेस एट्रीब्यूट का मैजिक कोड भी है। इस कोड के अंदर तो लुइस से भी ज्यादा पावर भरा हुआ है, जिस कोड को अच्छे से देखने के बाद लुइस को तो पता चलता है कि अरे देखो तो इसके अंदर तो बहुत सारे मैजिक सर्कल हैं। देखते ही तो अभी लुइस फिन से इसके बारे में पूछ उठता है, जहाँ पे तो फिन कहती है कि उसे तो ये लगता है कि ये एक मैजिकल क्रिस्टल था, लेकिन अभी ये टूट चुका है, लेकिन इसके अंदर का जो सर्कल है, इसे देखने के बाद तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि इसके अंदर का पावर बहुत ज्यादा है, और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे चीज देखा है। अगर ये भी बाकी सब जैसा ही है तो इसके अंदर का जो साफ स्पेस है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा। जो सुनते ही तो लुइस डरावने तरीके से हंसता हुआ कह उठता है कि अगर ऐसा ही बात है तो इसके अंदर जो है उसके बारे में तो मैं खुद ही पता करूंगा। लुइस के इस बात से तो दोनों के दोनों ट्विंस भी खुश थे, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि लुइस तो अभी उन लोगों के साथ खेलने वाला है। दूसरी ओर तो लुइस ये सोच के खुश हो रहा था कि ये जो तलवार है ये तो अंकल कार्लोस के वॉल्ट में था, यानी कि इसके अंदर भी बहुत सारा खजाना भरा हुआ है, जो खजाना और किसी का नहीं, हम लोग के प्यारे लुइस का होने वाला है। और इसी के साथ कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो लुइस उसी तलवार को ठीक कर रहा था। दूसरी ओर दोनों के दोनों ट्विंस तो यहाँ पे बैठे बैठे बेकार ही बोर हो रहे थे। अभी तो अचानक से लुइस यहाँ पे चिल्लाते हुए क्या उठता है कि आखिरकार मैंने इसे कर ही लिया। सुनते ही तो दोनों के दोनों ट्विंस भी अभी फुदकता हुआ उठ जाते हैं। तभी तो यहाँ पे लुइस को दिखाया जाता है, तो उसी तलवार को सामने करते हुए क्या उठता है कि हाँ, तुम लोगों ने सही सुना है, मैंने इस तलवार को आखिरकार ठीक कर ही दिया। और ये कहने के बाद ही लुइस तो उसी क्रिस्टल के अंदर अपना जो स्पेस एट्रीब्यूट का पावर था उसे आहिस्ता आहिस्ता करके भरना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर ऐसे करने के बाद तो अभी लुइस इतना समझ गया था कि उसने जितना सोचा था ये साफ स्पेस तो उससे भी ज्यादा बड़ा है। तभी तो यहाँ पे कुछ अजीब सा होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे तो उसी क्रिस्टल के अंदर से पावर निकलता हुआ एक छोटू सा पोर्टल में तब्दील हो जाता है। और जो दिखता हुआ था लुइस क्या उठता है कि अरे फिन, ये आखिर क्या है, ये तो किसी एंगल से मुझे साफ स्पेस नहीं लगता है। यहीं पर उसी छोटे से पोर्टल को दिखाया जाता है, जो तो आहिस्ता आहिस्ता करके अभी बहुत ही बड़ा हो चुका था। इसी बड़े पोर्टल को अपने तरफ बढ़ते हुए देखने के बाद लुइस तो सोच उठता है कि अरे पता नहीं अभी मेरे साथ क्या होने वाला है। और जिसके बाद यहाँ पे एक जोरदार रोशनी चमकता है, और इस रोशनी के चमकने के साथ साथ ही यहाँ पे जो बच्चे थे यानी कि लुइस और उसका दोनों के दोनों साथी अचानक से गायब हो जाते हैं। और इसी के साथ एक बर्फीली गुफा का सीन दिखाया जाता है। इसी गुफा के अंदर तो अचानक से एक पोर्टल ओपन होता हुआ दिखाया जाता है, और जिस पोर्टल के अंदर से तो लुइस और लुइस का बाकी सारे टोली बाहर निकलता है। तो अपने आसपास देखने के बाद लुइस सोचता है कि पता नहीं अभी वो कहाँ है, लेकिन तब भी तो वो नीचे देखने के बाद चौंक जाता है, क्योंकि अभी तो वो लोग ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे थे। बेचारा लुइस कर भी क्या सकता था, ये तो न्यूटन चाचा का लॉ है, जिसे मारने के लिए तो अभी तीनों के तीनों ही नीचे गिर जाते हैं। जहाँ पे तो अपने आप
को जैसे जैसे संभालता हुआ लुइस फिन से पूछता है कि आखिरकार अभी हम लोग हैं कहाँ और यहीं पर आस पड़ोस देखने के बाद लुइस को ये पता चल जाता है कि वो लोग तो अभी गुफा के अंदर है। लेकिन तभी तो लुइस के हाथ में जो तलवार था वो आहिस्ता आहिस्ता करके हिलना स्टार्ट हो जाता है। एक ही झटके के साथ जो स्पेस एट्रीब्यूट का क्रिस्टल था वो तो टूट जाता है। स्पेस एट्रीब्यूट का क्रिस्टल टूटने के बाद तो अभी खान ये देखता हुआ रोते हुए क्या उठता है कि अरे कोई तो देखो देखो रे कैसे लुइस ने मेरा तलवार तोड़ दिया। इसमें तो लुइस क्या उठता है कि अरे खान रो क्यों रहे हो, वैसे भी ये तलवार तो देखो ठीक है, बस ये जो छोटू सा क्रिस्टल था वही टूट चुका है। जो सुनता हुआ तो खान अभी और भी जोर जोर से रोता हुआ क्या उठता है कि अरे कोई देखो रे यहाँ पे लुइस ने मेरा जो क्रिस्टल है उसे तोड़ दिया है। तभी तो लुइस खानी से पूछ उठता है कि खानी तुम्हें क्या पता है ये तलवार किसका था। खानी तो कहते कि उसने सुना था कि ये तलवार तो उसके दादी का है। तो लुइस खानी से पूछता है कि क्या तुम्हारा दादी एक स्पेस एट्रीब्यूट का ग्रेट ग्रैंड मास्टर था। तो खानी तो कह उठते कि ना उसके दादी के बारे में तो उसे कुछ पता नहीं है। जो सुनने के बाद अभी तो लुइस ये सोच रहा था कि अभी उसे पता नहीं कि ये तलवार किस काम में लगता है। अगर उसे पता हो जाता तो वो भी अब इस तलवार को उसी काम में लगा लेता। पीछे से फिन कह उठते हैं कि एक मास्टर इधर तो आइए, इधर तो देखिए मुझे क्या मिला। जहाँ पे जाने के बाद लुइस चौंकता हुआ क्या उठता है कि अरे आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है और ये चीज है तो है क्या। और फिर तो हम लोग को पता चलता है कि लुइस के सामने तो और एक ऐसा ही तलवार था जिसके ऊपर का क्रिस्टल अभी काला पड़ चुका है। तो होता है लुइस पूछ उठता है कि क्या एक स्पेस टाइप का ट्रेजर हो सकता है। इसका मतलब तो एक ही है कि हम लोग तो किसी अलग ही जगह पे टेलीपोर्ट हो चुके हैं। जिसपे तो फिन भी कह उठते हैं कि हाँ उसे भी तो ऐसा ही लगता है कि ये जो दोनों तलवार है ये आपस में स्पेस टाइम में जुड़े हुए हैं। ट्रेजर आइलैंड में आने के लिए वो तलवार तो एक चाबी का काम कर रहा था। और ये जानने के बाद तो लुइस बेचारा भी अपना सर खुजाते हुए सोच उठता है कि अरे आखिरकार ये मैंने क्या कर दिया। और ये सोचता हुआ तभी लुइस बाहर की तरफ जाने लगता है। और ये देखते ही तो अभी दोनों के दोनों ट्विंस कह उठते हैं कि अरे लुइस तुम कहाँ जा रहे हो। लुइस तो कह उठते हैं कि वो तो अभी बाहर जा रहा है ताकि वो देख सके कि अभी वो लोग कहाँ पे फंस चुके हैं। जो सुनते ही तो दोनों के दोनों ट्विंस भी भागते हुए कह उठते हैं कि अरे हम दोनों के लिए तो रुक जाओ, हम दोनों भी जा रहे हैं। इसी के साथ अभी तो लुइस अपने पल्टन को लेके बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे तो थोड़ी देर चलते ही लुइस को बाहर जाने का रास्ता तो मिल जाता है, पर ये रास्ता तो अभी बर्फ से पूरी तरीके से ढका हुआ था। जो देखते तो लुइस अभी झटपट करके अपने स्पेस सर्टिफिकेट को बाहर निकलते हुए कह उठता है कि मेरे स्पेस सर्टिफिकेट के सामने ये छोटा सा चुनौती तो कुछ नहीं है। और ये कहते ही तो वो अपने स्पेस सर्टिफिकेट के पार को उसी बंद हुए गेट की तरफ फेंक देता है। पर हम लोग को बताया जाता है कि लुइस इसी बर्फ के चट्टान के ऊपर स्पेस सेपरेशन का मैजिक यूज किया था, जिसके वजह से ये जो बड़ा सा बर्फ का चट्टान था वो छोटे छोटे क्यूब में बैठ के फट जाता है। और ये होने के बाद आखिरकार बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है। जो खुलते तो बाहर से स्नो अभी अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। जो देखता होता अभी हम लोग का लुइस सोचता है कि अरे यहाँ पे ये स्नो क्यों पड़ रहा है। इसके बारे में तो अच्छे से जांच पड़ताल करने के लिए लुइस तभी बाहर जाने लगता है। फिर लुइस को बाहर आते हुए देखने के बाद दोनों के दोनों ट्विंस भी तभी बाहर जाते हैं। जहाँ पे आने के बाद ही तो वो लोग देखते हैं कि लुइस तो यहाँ पे कुछ देखने के बाद चौंक के खड़ा हुआ था। जहाँ पे तो लुइस को ऐसे खड़ा हुआ देखने के बाद अभी फिन कह उठती है कि अरे माय लॉर्ड क्या हुआ। जिसपे तो लुइस अपने सामने का बड़ा सा पर्वत को दिखाते हुए कहता है कि अरे अरे ये देखो ये तो अर्थ का राइट फैंग है। जिसपे तो खान कह उठता है कि अरे ये राइट फैंग हुआ तो क्या हुआ, वैसे भी तुम इतने घबरा क्यों रहे हो। तो खानी तो कह उठते है कि अरे अरे भाई मेरे तुम यहाँ पे गलत सुन रहे हो, लुइस ना यहाँ पे राइट नहीं लेफ्ट फैंग कहना चाहता था। तब भी फिन घबराते हुए कह उठते है कि अर्थ का राइट फैंग तो अर्थ के दूसरे छोर बर्फीले बादल से घिरा हुआ है। दूसरे और तो यहाँ पे लुइस को दिखाया जाता है जो तो अभी घबराता हुआ कह उठता है कि हाँ हम लोग ना यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और इसी के साथ हम लोग को इस दुनिया के बारे में बताया जाता है जिसका नाम इवन था। और ये इवन 4 कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है। और इस 4 कॉन्टिनेंट में हमेशा अलग अलग सा एक ही मौसम रहता है। और यहीं पर हम लोग इसी 4 कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है। तो पहले कॉन्टिनेंट का नाम स्प्रिंग कॉन्टिनेंट बताया जाता है, जिस जगह पे तो हमेशा स्प्रिंग रहता है। और दूसरे कॉन्टिनेंट का नाम समर कॉन्टिनेंट बताया जाता है, जो तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे शीशे भरे हुए। और तीसरे कॉन्टिनेंट का नाम था ऑटम कॉन्टिनेंट, जिस कॉन्टिनेंट के अंदर हमेशा ऑटम ही रहता है। ऐसे आखिरी और लास्ट कॉन्टिनेंट था विंटर कॉन्टिनेंट, जहाँ पे तो हमेशा विंटर रहता है। और यहीं पर तो लुइस को दिखाया जाता है जो तो अभी बाकी सबसे कहता है कि तुम लोग को पता है ना कि हम लोग स्प्रिंग कॉन्टिनेंट में रहते हैं और अभी ना हम लोग तो विंटर कॉन्टिनेंट में आ चुके हैं जो स्प्रिंग कॉन्टिनेंट के उल्टा तरफ है। यानी कि तुम लोग अभी समझ रहे हो ना कि हम लोग किस मुसीबत के अंदर फंस चुके हैं। और ये कहने के बाद लुइस यहाँ पे जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। और जिसे ऐसे रोते हुए देखने के बाद बाकी सब तो सोच रहे थे यार ये बच्चा ऐसे क्यों रो रहा है। दूसरे और तो यहाँ पे लुइस अपना सर पकड़ते हुए ये सोच रहा था कि एक तो यहाँ पे रीइंकार्नेशन क्या ठीक नहीं था, उसके ऊपर देखो तो अभी मैं कहाँ पे आके फंस चुका हूँ। जी ने तो जाते वक्त ये कहा था कि बाहर का दुनिया बहुत खतरनाक है और खास करके मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है नोवेल के अंदर लुइस को इंसानों ने मारा था। लेकिन अभी तो देखो अभी तो मैं घर से कितने दूर हूँ, पता नहीं मैं कब घर और कैसे जा पाऊंगा। तब भी तो यहाँ पे लुइस सोच उठते हैं कि अगर इस वक्त उसका पप्पा घर आ गया और वहाँ पे आने के बाद अगर वो देखता है कि उसका बच्चा घर पे नहीं तो पता नहीं यहाँ पे क्या कुछ ना हो सकता है। नहीं पे तो लुइस के सोच का पप्पा जी ने सर को दिखाया था, जो तो अभी लुइस को अपने घर में ना देखने के बाद इंसानों को जाने के बाद मारना स्टार्ट कर देता है। ये सोच
समझने के बाद अभी तो लुइस क्या उठता है कि हाँ, अपने पापा के बारे में मुझे अच्छे से पता है, मेरा पापा तो फिर ऐसा ही करेंगे। पर तभी तो यहाँ पे लुइस को अपने पास जो कम्युनिकेशन का स्टोन था उसके बारे में याद आ जाता है, और जिसे झटपट करके निकालने के बाद लुइस तो यहाँ पे बेचारा सैड होते हुए कहता है कि हाँ देखो, तो मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ, ये तो स्पेस में काम ही नहीं करता है। दूसरी ओर तो लुइस को ऐसे हरकत करते हुए देखने के बाद दोनों के दोनों ट्विंस सोच रहे थे कि अरे आखिरकार लुइस के साथ ये क्या हो रहा है। पर तभी तो यहाँ पे अचानक से लुइस फिन से पूछता है कि क्या हम लोग इस सी को क्रॉस करके अपने घर नहीं जा सकते, जिस पे तो अभी हम लोग का फिन कहते हैं कि ना, ये होना नामुमकिन है। आपको तो इसके बारे में अच्छे से पता है कि इस सी को लोग क्या कहते हैं। और हाँ, ये तक था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते जाना। हाँ, अगर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो, अभी स्क्रीन में आ रहे हैं, तो जाके झटपट करके उसे भी देख लो। तो मिलते हैं ना और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हाँ, sayonara।